बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर या फिर कहें तो मंकी इन द केज ने सुर्खियां बटोरी हुई हैं। हर तरफ फिल्म की चर्चा है, काफी रियलिस्टिक फिल्म है और फिल्म में खास तौर पर एक तो मीटू का असर दिखाया गया है, मीटू का मेंस पर असर दिखाया गया है और दूसरे जेलों के अंदर की भयावह स्थिति को दिखाया गया है। वो स्थिति, जेलों की वो हालत जिसमें कैदी अंदर जाता तो है, निकलेगा कब ये पता नहीं चलता। एक एंगल कैदी के लिहाज से आप सब देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरा एंगल है जो जेलर के लिहाज से दिखता है। एक जेलर जेल को किस तरह देखता है, एक जेलर जेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, उसको किस तरह देख रहा होता है। और इसीलिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुनील गुप्ता जी। सुनील गुप्ता जी को जानना हो तो आप ऐसे समझिए कि वो शख्स हैं जिनके जेलर 30 साल से ऊपर जेलर रहे हैं और जिनकी लिखी किताब पर ब्लैक वारंट सीरीज बनी है, जिसे आपने देखा होगा। और उन्होंने जेल को बहुत बारीकी से देखा है, हर एंगल देखा है, कैदियों की हालत देखी है और कैदियों की हालत में सुधार के लिए वो लगातार कोशिश करते रहे हैं। और इसीलिए हमारे आज के इस पॉडकास्ट में हम उनको लेके आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सुनील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जेल के अंदर कैदियों के हालात क्या होते हैं। क्या ठीक वैसे होते हैं जैसे फिल्मों में आमतौर पर दिखाया जाता है, या ये फिल्म के अंदर जो दिखाया जा रहा है वो सच है? आपके निगाह से जेल के अंदर कैदियों के हालात कैसे होते हैं? आप किसी भी स्टेट का जो है अगर सिस्टम देखेंगे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखेंगे तो कन्विक्शन रेट बहुत लो है। कहीं 14% है, कहीं 20% है। इसका मतलब ये है कि 80% के खिलाफ तो आप मतलब 20% अगर कन्विक्शन रेट है तो 80% के ऊपर तो आप चार्ज प्रूव ही नहीं कर पाए, या आपने अननेसेसरी उनको डिटेन किया हुआ था। ऐसे लोगों के ऊपर, एक जो पहले ही सिस्टम का मारा हुआ है, ऐसे के ऊपर अगर आप जेल में भी अत्याचार करते हो, या कई लोगों की धारणा होती है कि आप जेल में खाना अच्छा क्यों देते हो, इनको तो आप बिल्कुल जानवरों की तरह जेल के अंदर रखो, आपने इनको साफ पानी क्यों देते हो, आपने मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी क्यों दी है, इससे तो आप क्राइम को बढ़ा रहे हो अपनी सिटी में। पर ऐसे लोगों को अगर आप, जब आपका जो जस्टिस सिस्टम में खाली 20% लोगों को अगर कन्विक्शन हो रही है, ऐसे लोगों के ऊपर आप अत्याचार अगर जेल में करते हो तो वाकई जो आप बहुत बड़ी जाति कर रहे हो। वो आसानी का डायलॉग है कि हम अंग्रेजों के ज़माने जरा मेरे खबरी पूरी जेल में है। नहीं, खबरी तो जेल में होते, देखें जेल में अगर खबरी नहीं होंगे ना, हाँ। आप जेल चला ही नहीं सकते। और ज़्यादातर खबरी होते हैं नाई। अच्छा। आपने शोले में देखा था ना, हाँ। ये नाई लोग जो है आएंगे, जैसे उनको पता है कि जनरली क्या होता है कि जेलर के पास टाइम ही नहीं होता बाहर जाके नाई की उस पे जाए और टाइम बेकार करे। तो हम लोग क्या करते थे, जेल में ही कटिंग करवा लेते थे। और जेल में नाई का प्रोफेशन बड़ा पॉपुलर है। वो पॉपुलर इसलिए है कि मैं देखता था, मतलब कि इवन सरदार भी हैं, वो क्या सर मैं असी नाई का काम करना है। भाई यार, नाई का काम क्यों करना है? कर नहीं सर, सारा टाइम पास हो जाएगा। तो नाई के प्रोफेशन में क्या होता है कि आप जब आप कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक तो आपको टिप अच्छा मिल जाएगा। अगर एक ज़्यादातर कटिंग वगैरह जो करवाते हैं मिडिल क्लास वगैरह लोग करवाते हैं, जो टिप वगैरह अच्छा दे देते हैं। अगर आप रोज़ उनकी शेविंग कर देंगे या आपने फिर उनकी कभी कटिंग कर दी तो आपको टिप मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने अफसर की कटिंग की है या उसकी शेविंग की है या मालिश की है, मालिश बड़ी पॉपुलर होती है हमारे यहाँ। तो अगर आपने अफसर की मालिश वगैरह की है तो अफसर के ना कान में कह देंगे, उनके अपने स्कोर होते हैं, वो उसको सेटल करेंगे। कहेंगे सर आपके बारे में ना वो बंदा जो है वो ये कह रहा था। तो आप एक बार तो इग्नोर भी कर दोगे, फिर बार बार आपको अगर वो कोई बताएगा और उसको ऐसे करके बताएगा जिससे कि जेल की सिक्योरिटी जो है उसमें कंप्रोमाइज़ हो रही है। वो कहेगा सर वो वाला बंदा जो है वो कह रहा था कि हमने तो सुनील गुप्ता जी को जो है इनको बिल्कुल खरीद रखा है और इनसे तो हमने जो चाहे हम इनसे करवा सकते हैं, और सुनील गुप्ता जी पूरी हमें हेल्प करेंगे, हमें जो सुविधाएं जेल में चाहिए वो हैं, और आप देख लेना एक दिन तो हम गेट में आएंगे और गेट से भाग जाएंगे। तो सुनील गुप्ता जी सोचेंगे यार ये मुझे ऐसी बात कह रहा है, बार बार कह रहा है कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो आप एकदम गुस्से में आके उस बंदे को जो है किसी न किसी तरीके से विक्टिमाइज कर दोगे। बाद में जब आप इंक्वायरी करोगे, डिटेल में जाओगे, आपको पता लगेगा कि उसकी उससे दुश्मनी थी या उसने किसी से सुपारी ली हुई थी उसको पिटवाने की। तो उसने ये वाली बात आपके कान में बताई। तो
नाई का आप इतने नाई होते हैं मतलब जिनको कि हालांकि नाई का प्रोफेशन ऐसा है, इनको जो ब्लेड वगैरह देते हैं हमें ये भी देखना होता है कि ब्लेड वगैरह जो है कहीं मिस यूज ना हो जाए किसी, क्योंकि ब्लेड वगैरह एक्सटॉर्शन वगैरह में बड़े इस्तेमाल होते हैं। ब्लेड अगर किसी भी एक सबसे बड़ा मिसक्रिएंट के हाथ हथियार में है लग वहाँ जाए, पे। हाँ तो सबसे बड़ा हथियार होता है। सबसे बड़ा हथियार। किसी पैसे वाले को या इन्फ्लुएंशियल बंदे को देखेंगे तो उसको ब्लेड मारने की धमकी देंगे, उसको कहेंगे इतना पैसा जो है हमारे घर पे भिजवा दे, नहीं तो हम तेरा मुखड़ा ऐसा बना देंगे कि तू खुद नहीं पहचान पाएगा, या जो भी ऐसे तरीके की होती हैं। तो उस पर कंट्रोल रखा जाता है ब्लेड्स वगैरह पे। पर नाई जो है ये ऐसी मुखबरी जो आपने कही है, और नाइयों से कई कई मुखबरी अच्छी भी होती हैं, ठीक भी होती हैं। जैसे शोले में दिखाया था कई मुखबरी ऐसी भी होती हैं जो ठीक होती हैं, पर ज़्यादातर मुखबरी जो है ऐसी होती हैं जिसमें कि उसका अपना स्वार्थ जो है छुपा हुआ होता है। अच्छा, एक तो जब भी जेलर की बात है वो आसानी वाला कैरेक्टर हमेशा याद है। तो हम अंग्रेज वो बड़ा कॉमिक सा कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया वहाँ पे। दूसरा अब के ज़माने में आते हैं तो जेलर बने नज़र आता है रजनीकांत। तो पता लगता है कि वो ऐसी कहानी पेश करते हैं कि जेलर जो है वो इतना पावरफुल है कि वो सिगरेट उछाल के पिएगा, डंडा यहाँ दबाएगा तो सब नीचे लेट जाएंगे। जबकि जबकि आपकी सीरीज जो ब्लैक वॉलेट देखी है उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, एकदम डिफरेंट नज़र आता है। तो मतलब जो फिल्मी दुनिया में दिखाते हैं वो देख के कभी हंसी आती है आपको, यार क्या मतलब मजाक ही चल रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया। ज़्यादातर बॉलीवुड ने जो है जेलर का जो है एक तस्वीर ही गलत पेश की है। आप फिल्मों में देखेंगे कि उसमें दिखाते हैं कि जो जेलर होता है, जेल का जेलर तो है ही, उसके अलावा उसके पास लोकल लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, बाहर भी जाके गोलियां मार रहा है क्रिमिनल्स को, जबकि ऐसा नहीं होता। जो जेलर होता है वो खाली जेल तक जिम्मेवार होता है, उसके पास साइमल्टेनियसली ये वाली ड्यूटी नहीं हो सकती। जैसे हमारे यहाँ कई आईपीएस ऑफिसर होते हैं, पर आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं उनकी खाली ड्यूटी जेलर तक होती है, वो बाहर का लॉ एंड ऑर्डर वगैरह उस टाइम पे नहीं देख सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है, टोटली प्रोहिबिटेड है। पर बॉलीवुड में दिखाएंगे कि वो बाहर का भी लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, अंदर का भी वो तो दूसरे स्टेट में भी जाके दूसरे स्टेट में जाके कर देते हैं। और विदेशों में है ऐसा, विदेशों में जो भी जेलर होता है उसको वो बाहर का लॉ एंड ऑर्डर देते हैं, मैंने कई फिल्में देखी हैं। पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है जेल की ड्यूटी और पुलिस की ड्यूटी टोटली अपोजिट है, अलग नहीं अपोजिट है। जेलर का काम होता है कि एक आदमी को सुधार के बाहर निकालना। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी एक आदमी बाहर निकले, इसीलिए रेमिशन का सिस्टम होता है। जैसे किसी एक आदमी को अगर 1 साल की कैद हुई है तो उसको आप 8 महीने में बाहर निकाल सकते हो। 4 महीने की रेमिशन मतलब 1/3 आप रेमिशन जो है उसको दे सकते हो। लोग कहते हैं ना दिन रात काउंट होता है, ना 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 ना, कोई दिन रात नहीं होता। खाली वो 4 महीने कम हो जाएंगे। कई बार 15 अगस्त की रेमिशन आ जाती है, 26 जनवरी की आ जाती है, या और रेमिशंस आ जाती हैं, तो उससे वो उसका टाइम पीरियड छोटा हो जाता है और जल्दी निकल जाता है। डे एंड नाइट का जो लोगों को एक मिस इम्प्रेशन दिया वो टोटली वो है, भ्रांति फैलाई हुई है। तो रेमिशन ही एक होती है जिसके लालच से जो प्रिजनर जो होता है जेल में एक अपना अच्छा कंडक्ट बना के रखता है, या उसको जो काम दिया जाता है वो उसको अपनी पूरी लगन के साथ करता है, उससे उसकी सजा जो है और कम हो जाती है। अब देखें जेलों में, अगर इंडिया की जेलों की बात करें, 76% जेलों में जो है अंडर ट्रायल है। ये बिल्कुल अनहेल्दी सिचुएशन है। और सालों सालों वाले केसी लगी तो लगती नहीं, सालों चलता रहता है, तारीख पे तारीख, जैसे आप कह रहे हैं। 76% अंडर ट्रायल होना, ये मेरे ख्याल वर्ल्ड की किसी जेल में इतना नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपका क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ा लिथार्जिक है। 76% अंडर ट्रायल और 24% जो है कन्विक्ट है। और अगर दिल्ली की बात करें तिहाड़ जेल की, 90% यहाँ अंडर ट्रायल है और 10% कन्विक्ट है। तो इससे आप जज कर सकते हो कि दिल्ली में क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम करे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जितने आपके अंडर ट्रायल ज़्यादा होंगे उतना आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है लिथार्जिक है, और जितने कन्विक्ट ज़्यादा होंगे इसमें आपका सिस्टम जो है एफिशिएंट है। अब आप देखें इंडिया में भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। कई स्टेट में
45% तक कन्विक्ट हैं। कई स्टेट हैं जिसमें कि 50% तक 50-50 अंडर ट्रायल और कन्विक्ट हैं, तो वहाँ पे इसका मतलब अच्छा है। कई स्टेट हैं जैसे दिल्ली का बताया आपको, 10% यहाँ पे कन्विक्ट है, 90% अंडर ट्रायल है। तो ये स्टेट टू स्टेट जो है वो डिफर करता है। तो एज ए जेलर आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैदियों को सुधारना और बाहर भेजना। हाँ, और मतलब और पूरा जस्टिस सिस्टम इस बात पे है कि वो अंदर ही रहें, बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। पुलिस की जबकि बिल्कुल अपोजिंग होती है। पुलिस की ड्यूटी होती है कि पकड़ना, जैसे आप 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई और नेशनल फेस्टिवल आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, तो जेल एकदम पूरी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है ओवरफ्लो कर रही होती है। वैसे भी कैपेसिटी से तो ज़्यादा होते ही हैं। अगर दिल्ली की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10,000 प्रिजनर, करीब करीब 10,000 प्रिजनर रखने की क्षमता है, और करीब करीब 20,000 प्रिजनर जो है, 20,000 से ज़्यादा प्रिजनर जो है यहाँ की 16 जेलों में रखे हुए हैं। तो दिल्ली में मतलब ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन देखे तो काफ़ी ग्रेव है बानिस्बत और स्टेट्स की, क्योंकि यहाँ पे एक तो ज़मीन की इतनी बड़ी जेल बनाने के लिए आपको एकर्स में ज़मीन चाहिए होती है, और दिल्ली में ज़मीन की इतनी अवेलेबिलिटी है नहीं। अच्छा, जिस हम बात कर रहे हैं, जब इतने कैदी हैं कि बस 10 की जगह 20,000 भरे पड़े हैं, स्टाफ तो वही लिमिटेड है, स्टाफ तो एक्स्ट्रा दिया नहीं गया, स्पेस तो उतना ही लिमिटेड है, तो ऐसे में तो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें भी होती होंगी जो आपके कंट्रोल से ही बाहर हो जाती है कि इतने में संभाले कैसे हैं? ये तो आपके बस का ही नहीं है, मतलब इतने लोगों को संभालना, वो मैनेज कैसे करते हैं फिर ऐसे में? देखो, मैनेज इसलिए ऐसे कर लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ एक जेलें, जैसे तिहाड़ की जेलें जो हैं, ज़्यादातर तिहाड़ की जेलें, उसमें ओपन स्पेस काफ़ी है, तो आप ओपन स्पेस को यूज़ कर लेते हो प्रिजनर्स को रखने के लिए। जहाँ तक स्टाफ की बात है, बिल्कुल स्टाफ की कमी तो हमेशा रहती है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे एक अपनी जजमेंट में कहा है कि करीब करीब 30% जो है, सभी इंडिया की जेलों में करीब करीब 30% तक का वो शॉर्टेज है स्टाफ की, और हमेशा रहती है, हमेशा रहती है, क्योंकि जेल की नौकरी कोई इतनी ल्यूक्रेटिव जॉब नहीं है। यहाँ एट्रिशन रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2-3 महीने में ही काफ़ी लोग निकल जाते हैं। मतलब आप इतना बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस करके, इतना टफ सिलेक्शन प्रोसेस करके आपने उनको जेल पे पोस्ट किया, पर अगर उनको कोई दूसरी जॉब मिल जाती है तो वो जो है छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव उसमें नहीं है। क्योंकि हमेशा घर वाले भी ये सोचते हैं कि आप जब जेल की नौकरी कर रहे हो तो आपसे ज़्यादा टेंशन आपके घर वाले उसमें रहती है। किसी प्रिजनर से पंगा हो गया तो इवन उनकी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी खतरे में हो जाती है। फॉर नो पार्ट ऑफ देम, दे आर इन डेंजर कांस्टेंट, वो जो है उनको थ्रेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। तो कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए भी हैं कि जो गैंगस्टर हैं उनके जेलर के घर पहुंच गए, और जाके पूरे घर वालों को जो है एक लाइन में खड़ा कर दिया कि अगर हमारे बंदे को जो है अंदर सहूलतें ना दी तो तुम्हें यहीं पे जो है मार देंगे फिर दोबारा आके। तो अब पुलिस की कोई सिक्योरिटी होती नहीं है, क्योंकि जेलर एक ऐसी पोस्ट है जिसमें कि सब चीज़ आपको खुद मैनेज करनी होती है। तो इसलिए बहुत बार आप देखते होंगे कि जेलों में ये होता है कि प्रिजनर जो है, अखबारों में आता रहता है कि प्रिजनर जो है वहाँ पे वीआईपी फैसिलिटी ले रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए ये होता है। दिल्ली में तो इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। अगर यही आप जाएंगे बिहार, उत्तर प्रदेश या और जेलों में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल क्लास का प्रिजनर है और रूलिंग डिस्पेंसेशन से वो है, तो वर्चुअली दे आर रूलिंग दी दैट पर्टिकुलर जेल। अभी तो दिल्ली के अंदर तो सबसे, शायद आप उस समय तो आई डोंट नो, नहीं थे शायद आप, मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल साहब जो हैं जेल पहुंच गए। हाँ। तो उस समय के कुछ मजेदार किस्से पता चले आपको? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि क्या होता है कि दिल्ली में जो सीएम है उनके पास जितना बाहर का सीएम होता है उतनी पावर नहीं होती है, उतनी पावर नहीं है। और दिल्ली में असली पावर्स जो हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटर के पास, जिसको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। जी। हमारी प्रिजन एक्ट में भी डिफाइन किया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, और एडमिनिस्ट्रेटर ही जो है जेल मैनुअल बनाता है, उसको नोटिफाई करता है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी गए, अरविंद केजरीवाल तो कई बार आए हैं। हाँ, पहले अन्ना हज़ारे टाइम उससे पहले अन्ना हज़ारे के टाइम वो तो आपके टाइम में आए थे, मेरे टाइम पे आए थे, उसके बाद भी आए, उसके बाद फिर ये आए, 3-4 बार जो मेरे सामने है वो आ चुके थे। तो हमारे यहाँ सीएम या जेल मंत्री जेल के अंदर आ रहा है,
कोई हमारे लिए इतना टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि जो लिबर्टी और जगह के जेल मंत्री या सीएम ले सकते हैं अपने जेल वालों से, उतनी लिबर्टी ये लोग यहाँ नहीं ले सकते। यहाँ पे तो कोई छोटा सा ऑफिसर भी अगर अड़ जाए कि मैंने आपको, सीएम को कहे कि मैंने आपको ये नहीं लेने देनी, वो भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एलजी और सीएम ने आपस में किसी बात पे ताना माना है तो हायरार्की तो एकदम क्लियर हाँ, है। तो उसमें वो उनको वो एलजी को खुश करने के लिए तैयार रहेंगे बानिस्बत की सीएम को या जेल मंत्री को। तो वही हुआ, आप देखो ना, अब सीएम या जो जेल मंत्री है जेल में मालिश करवा रहा है, पैर दबवा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो तस्वीर आई थी सामने। हाँ, तस्वीर सामने आ गई थी, कैसे बाहर आ गई। अब देखा ना, सीसीटीवी तो लगे ही हुए हैं, बाहर कैसे आ गया? कोई ना कोई आदमी मिला हुआ था जो कि इनको डिफेम करना चाहता था। जनरली मैं बताऊं आपको, कोई भी पैसे वाला आदमी आ जाए, कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा आ जाए, कोई गैंगस्टर आ जाए, हर कोई की मालिश करने के लिए प्रिजनर्स की लाइन लगी होती है। अच्छा, ऐसा? हाँ, वो लाइन इसलिए लगी होती है, जो 80% जेल की पॉपुलेशन जो है ना, वो गरीब तबके से आती है। जिनको खाली आप अगर तेल और साबुन का कहते हैं, वो हमारे जेल में एक वर्ड होता है तेल साबुन, तेल साबुन भी आप दे दोगे ना, वो आपके कपड़े धो देंगे, आपकी जो है मालिश कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। उन सबको पता होता है, जो ऐसे प्रिजनर होते हैं उनको पता होता है कि इस बंदे ने हमेशा तो जेल रहना नहीं, और ख़ासकर अगर सीएम लेवल का है या मंत्री लेवल का है या एमएलए है, इसने बाहर निकलना ही है। तो हमारा परिवार जो है इनसे काफ़ी एडवांटेज ले सकता है जब ये बाहर निकलेंगे। इसीलिए लाइनें लगी होती हैं, लोग कहते हैं कि इनकी हम करेंगे। कई लोग तो अप्रोच लगवाते हैं कि अच्छा आप बिहार के हैं, मैं भी बिहार का हूँ, आप मधुबनी के हैं, मैं भी मधुबनी का हूँ। मतलब इस तरीके की अपनी वो लगाएंगे कि आप सेवा करने का मौका दो। तो मालिश करने वालों की लाइन लगी रहती है। हाँ, अब मैं आपको तो शिबू सोरेन थे यहाँ पे। शिबू सोरेन जब यहाँ थे तो लोगों की लाइन थी लगी हुई थी, झारखंड वालों की, हमने इनकी गुरुजी 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 करके उनकी सेवा करते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, जब वो यहाँ से गए, मेरा एक ऑर्डरली था, वो ना मिलने के लिए चला जाता था, वो भी झारखंड से था, वो मिलने के लिए चला जाता था। तो फिर काफ़ी जब शिबू सोरेन छूटे तो बहुत देर तक वो आया नहीं, नौकरी पे नहीं आ रहा था। मैंने कहा पता लगाओ कि कहाँ चला गया। बाद में पता चला कि उसको शिबू सोरेन जी अपना ड्राइवर बना के साथ ले गए। उसने जेल की नौकरी छोड़ी और वो उनके साथ लग गया। ऐसे बहुत होता रहता है इसमें। तो जो सीएम के साथ कोई मालिश करने वाले थे, या जो जेल मंत्री के साथ या उनको सलाद काट के दे रहे थे, कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, ये आम बात है। किसी भी इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर के साथ ये आम बात है। पर उन दिनों में एलजी का और आपस में इनका ताना बाना ठीक नहीं था। उसकी वजह से सीसीटीवी उसमें इसकी फुटेज बना के सब अखबार वालों को दे दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो खेला हो गया, खेला हो गया। तो उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा ये मालिश इतनी भारी पड़ जाएगी। तो क्या पॉलिटिक्स में खेले चलते रहते हैं, हर तरह से खेले चलते, जिसका जहाँ दाव लग जाए वो खेला करता ही जिसके ऊपर हम नहीं बोल सकते। अच्छा, और भी कोई पॉलिटिकल तो बहुत सारे आए हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल केस चलते हैं। पॉलिटिक्स में दोनों तरह से चलते हैं, फंसाया भी जाता है तो कुछ पकड़े भी जाते हैं, तो दोनों तरह से चलते हैं। कोई पॉलिटिकल किस्सा बड़ा मजेदार सा याद आता है ऐसे में कि यार ये आया, और अच्छा उनकी डिमांड्स किस तरह की होती हैं पॉलिटिकल्स वालों की? मैं पॉलिटिकल वाली नहीं, मैं आपको एक इसको अलग ही क्लास बना दूं, इन्फ्लुएंशियल क्लास। इन्फ्लुएंशियल क्लास में कहाँ से होते हैं? जैसे कोई पैसे वाला आ गया, बहुत पैसे वाला, थोड़े बहुत पैसे वाले तो बहुत होते हैं, बहुत पैसे वाला आ गया तो उसका होता है कि मैं जेल में जाऊं तो एक अपना किंग बन के रहूं। ऐसी पॉलिटिकल क्लास के जो होते हैं उनकी भी यही कोशिश होती है कि वो अलग रहें बिल्कुल। ऐसे ही गैंगस्टर का होता है कि यार अगर जेल में मुझे ने किसी ने तू करके बोल दिया तो मेरी गैंग वाले तो मुझे क्या समझेंगे, बल्कि गैंगस्टर की नाक तो बहुत बड़ी होती है, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। राइवल गैंग वाले जो है वो उड़ाएंगे, देखो हमने इसको जेल में पिटवा दिया। खासकर कई बार ऐसा होता है कि वो पैसे देते हैं जेल वालों को, राइवल गैंग वाले, कि इसकी पिटाई लगा दो। तो बहुत ऐसा होता है। मैं आपको एक और बताता हूँ, एक गैंगस्टर था, वो जेल में था, उसका मेन काम था एक्सटॉर्शन का। नाम भी बता देता मैं उसको, सुधीर बिट्टू उसका नाम था।
वो बड़ा लंबा चौड़ा, और उसकी आवाज़ जो है ऐसी जैसे शरारे निकलते हैं ना, आग निकलती है, ऐसी आवाज़ थी उसकी। वो गांधीनगर का बहुत बड़ा एक्सटॉर्शनिस्ट था। तो वो क्या करता था, जेल में आता था, क्योंकि पर्सनैलिटी उसकी इतनी वो थी, उसको आप वो अपनी पर्सनैलिटी का फ़ायदा उठा के लड़ाई झगड़े करते रहता था, पर आपने जहाँ उसको आँख दिखा दी ना तो एकदम आपके पैरों को पड़ जाता अच्छा। था। वो क्या करता था कि जब मुलाकात आती, मतलब वो जो एक्सटॉर्ट, जिनसे पैसे एक्सटॉर्ट करता था, उनको जनरली जेल पे बुलाता था। हाँ। उसको बताने के लिए कि कितना पैसा तो किसको दियो। जैसे ही वो आते थे तो वो हमारे स्टाफ वालों को, खासकर ये होम गार्ड वाले होते हैं, कहते हैं कि जैसे मैं मुलाकात जंगले में घुसूंगा, मुलाकात जंगले में होता है, एक तरफ कैदी खड़े होते हैं, दूसरी तरफ जो है वो मिलने वाले खड़े होते हैं। वो उनको कहता था जैसे ही मैं मुलाकात जंगले में घुसूंगा, मिलने वाला तो पहले आ गया होगा वहाँ पे, जैसे मैं घुसूंगा तूने मुझे सलूट मारनी है और तेरे को इतने पैसे मिलेंगे। अच्छा। तो उसके जो है वो सलूट मारते थे, तो उसे जो एक्सटॉर्शन का जो उसने जो पैसा होता था, अच्छा एक्सटॉर्शन वो करता था। तो ऐसे ही गैंगस्टर में इनकी नाक बड़ी लंबी होती है, तो बहुत ज़्यादा इनको होता है कि इनको कोई तू भी ना करे। तो मेन जो जितने इन्फ्लुएंशियल क्लास जो है, मेन इनकी 3 वो डिमांड होती हैं। एक तो इनको ये अलग से सेल मिले। सेल भी कई तरह की होती हैं, आप लगा लो जैसे होटल में जाते हैं ना, रूम होते हैं, एक सिंपल रूम होता है, एक सूट होता है, एक ये है, तो स्वीट उसमें जो है, तो आपने एक तो जैसे सिंपल सेल होगी, एक सेल है जिसके साथ गार्डन वगैरह बना हुआ है या खेलने का एरिया है। तो उसके अलग अलग जो है, जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट है स्टाफ के, वो उसके अलग अलग पैसे जो रखते हैं। सबसे पहले जो होते हैं इन्फ्लुएंशियल क्लास के लोग आते हैं, इनका ये होता है कि हमें एक अलग से सेल मिले ताकि वो आम आदमी के साथ ना रहें, आम कैदी के साथ ना रहें। नंबर 2 इनका होता है कि उनकी जो बेडिंग क्लॉथिंग है वो घर से आए, और खाना भी उनका घर से आए। ये दूसरी डिमांड होती है। तीसरी डिमांड होती है उनको जो भी मिलने वाला आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, आम आदमी की जो मुलाकात होती है, एक तरफ प्रिजनर खड़ा होता है, एक तरफ उसके मिलने वाले खड़े होते हैं। उसका ये होता है कि उसकी फेस टू फेस मुलाकात हो। अच्छा, ये 3 डिमांड होती है। ये 3 डिमांड्स को ही आप वीआईपी फैसिलिटी कहते हैं। और इसका ये वेरी कर सकता है कि सेल उसको कौन सी मिली, लॉन वाली सेल मिली या ओपन स्पेस जिसमें ज़्यादा वो मिली या सिंपल सेल मिली, ये वेरीज करती हैं पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। पर इन 3 चीज़ों को कहते हैं वीआईपी फैसिलिटी। और इन वीआईपी फैसिलिटी जितनी आपकी करप्शन ज़्यादा होगी जेल में, जैसे आपने अभी सुकेश चंद्रशेखर का केस पढ़ा है, मैंने नहीं देखा उसको, पर मैंने भी अखबार में पढ़ा है कि उसको मिलने के लिए हीरोइनें आती थी, मिलने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, जिसका कि अच्छा पैसा लेता था और अच्छा पैसा स्टाफ को देता था। नहीं तो कभी भी कोई कोर्ट जो है, जेल सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि सारे के सारे जेल में आ जाएं और सालों जेल में रहें। तो जितना आपका मोरल डिग्रेडेशन, जैसे मैंने आपको बताया है कि विलेजेस में मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है, वैसा को वैसा जो है स्टाफ कम्युनिटी है उसमें मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है। जो चीज़ें हम अपने टाइम पे सोच नहीं सकते थे, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक विजिलेंस ऑफिसर रहा हूँ, जेल का लॉ ऑफिसर तो मैं रहा ही रहा हूँ। कोई भी ऐसे करप्शन के छोटे केस भी आते थे करप्शन के, तो हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। पर जितनी आपकी ये मशीनरी ढीली पड़ती जाएगी, तो उतना जो है आपके यहाँ जितने वायलेशन है, ये वायलेशन आपके होंगे। आपको मैं बताऊं कि 1994 तक हम जेल के अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बेचते थे। उन दिनों में किरण बेदी हमारी आईजी प्रिजन थी। उन दिनों में स्मैक एक नशा है जो कि ओपियम डेरिवेटिव है, इसकी बड़ा एक फैशन सा चल गया था स्मैक जेल में पीना। बहुत लोग स्मैक की स्मगलिंग कर रहे थे। फिर मैडम ने सोचा कि हमारे यहाँ कई साइकेट्रिस्ट वगैरह आते थे, तो मैडम ने उनसे बात की कि इसको कैसे रोका जाए। मैं भी था उसमें। तो हमने कहा कि एक आदमी की वायलेशन करने की, एक आदमी की, खासकर जो जेल में आया है, क्योंकि गार्बेज डंप है सोसाइटी का, इनका वायलेशन करने की इनकी हॉबी होती है। आप जिसको जो चीज़ मना करोगे ना,
आप अपने बच्चे को ही किसी चीज़ के लिए मना करोगे तो वो लगता है कि वो चीज़ जरूर करे। आप उसको कहेंगे कि मोबाइल को इतना नहीं देखना, वो देखेगा, या किसी चीज़ के लिए आप मना करेंगे तो वो करेगा। जिस तरीके से स्मैक वगैरह आ रही थी, हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, जो हम बीड़ी सिगरेट या तंबाकू की आइटम बेचते हैं कैंटीन में, और जिससे कि हमारे को 50% रिवेन्यू जो है हमारा, जो जेल की वेलफेयर फंड में जाता था, उसी से जाता था। हमने कहा इसको हम बेचना बंद कर देते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि जो प्रिजनर्स का पहले जो स्मगलर थे, जिनकी पहले पूरी एनर्जी होती थी कि जेल के अंदर स्मैक लेके जानी है, फिर उनका धीरे धीरे ध्यान हो गया कि बीड़ी अंदर ले जानी है। आज खाली वो नहीं, हमारे कई स्टाफ के लोग भी, उनका एक ही होता था कि बीड़ी के बंडल छुपा के बेल्ट के नीचे छुपा दिए, बूट में छुपा दिए, इनको अंदर लेके जाना। क्योंकि क्या है, बीड़ी का बंडल जो बाहर 5 रुपए का मिलता है, जेल के अंदर 500 रुपए का बिकता है। अच्छा। ऐसी मोबाइल फ़ोन जो बाहर 10,000 रुपए का होगा, वो अंदर 1-1 लाख रुपए तक का बिक सकता है। तो ये वाली चीज़ जो स्मगलिंग होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इसीलिए हो पा जाती है। कई बार तो स्टाफ के साथ मिले हुए होते हैं, और कई बार जो है स्टाफ की नेग्लिजेंस से, या देखते हुए कि यार इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी के लिए जा रही है चीज़, मैं क्यों रोकूं, या पैसे से जो भी है, जो भी वजह, तो वो चीज़ें अंदर पहुंच जाती हैं। नहीं गजब है। तो क्या मतलब सुकेश रंजन का जो हम देख रहे हैं, क्या वो चार्ल्स शोभराज टाइप का है, या वो अलग ही हो रहा था उसका? इस सुकेश चंद्रशेखर का तो अलग ही हो रहा था, जिसने कि हर एक चीज़ पैसे से खरीद हुई थी। क्योंकि मैंने जब वहाँ के स्टाफ से बात की, उन्होंने बताया कि एक सैलरी तो उनको गवर्नमेंट से मिलती थी, एक सैलरी उससे मिलती थी। अच्छा, इतना पैसा खर्च करता था? चार्ल्स शोभराज जो है किसी किसी को पैसा देता था। अच्छा। वो भी अपनी जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए। सबसे ज़्यादा उसका चार्ल्स शोभराज जो अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करता था, वो अपनी अकल को बेचता था। उसकी बनाई हुई, अगर उसने कोई पेटिशन बनाई है किसी प्रिजनर की, बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते थे कि उसको कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट था कोर्ट की पेटिशनें बनाने में। उसने अपना मर्डर का केस था, सुप्रीम कोर्ट में खुद आर्गू किया, और इतने सीनियर एडवोकेट जो बाकी बाद में हाई कोर्ट के जज बने, वो लोग उसकी हेल्प करते थे, किताबें वगैरह पकड़ा के वो जो जजमेंट्स वगैरह उस पर फ्लैग करके उसको देते थे। तो उसकी इतनी मास्टरी थी लीगल प्रोफेशन के ऊपर कि हमारे जो पैसे वाले प्रिजनर होते थे या दूसरे लोग होते थे, उनकी कोशिश होती थी कि पेटिशन इससे बनवाए। मतलब ये पहली बार सुन रहे हैं कि मतलब चार्ल्स शोभराज का इतना था कि पेटिशन बनवाते थे? पेटिशन बनवाते थे। और जब हमने देखा कि उसके लोग इतनी पेटिशन बनवाते हैं, तो मैडम जब आईजी प्रिजन थी, तो उन्होंने कहा कि जब ये लोगों से पता लगा कि पैसे भी लेता है लोगों से बनाने के, तो मैडम ने कहा क्यों ना हम इनको जो है सरकारी काम दे दें, ताकि पैसे ना ले लोगों से। अच्छा। खासकर गरीब आदमियों से तो पैसे ना ले। तो उसके लिए उसको टाइपराइटर अगर दे दिया, अलाउ कर दिया कि जब खुला होता है तो अपना वो कर ले, उसका भी एक इशू बना के जो है उन्होंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि जैसे चार्ल्स शोभराज को हम बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो चार्ल्स शोभराज जो है और उसका सुकेश चंद्रशेखर का, दोनों का कंट्रास्ट है। चार्ल्स शोभराज का था कि वो अपनी अकल बेचता था, सुकेश चंद्रशेखर जो है वो पैसे का यूज करता था फैसिलिटी लेने के। अच्छा, चार्ल्स शोभराज को लेके एक बिकनी किलर के नाम से, अभी मैं सीरीज जब मैं देख रहा था उसमें लगा तो उसके कमरे में सारी पेपर की कटिंग लगा रखी है, जहाँ पे उसका सेल जो था, ये सारी पेपर की कटिंग उसमें लगी हुई है, और बड़े गर्व के साथ देख रहा है उसके बैकड्रॉप में, जो उसको बहुत प्रोमिनेंटली नहीं दिखाया, लेकिन हाँ मतलब अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि उसको बड़ा प्राउड होता था कि अखबारों में नाम है और बिकनी किलर उसे कह रहे हैं। तो क्या वाकई में इतना प्राउड होता था उसे इन सब चीज़ों का? हाँ, देखिए उसका अपने आप को जो है वो एक पब्लिसिटी का बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था। जब मैंने ज्वाइन किया था प्रिजन सर्विसेज को, तो आपके जर्नलिस्ट जो इस टाइम जिनको आप कह सकते हो कि जर्नलिज्म के लॉर्ड हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, जर्नलिज्म के जो लॉर्ड आज की डेट में माने जाते हैं, वो लोग इसके पास आते थे। ये उस टाइम पे 50 रुपये देता था। जो भी इसकी डेट की हियरिंग होती थी, 2-3 के नाम तो मैं आपसे प्राइवेटली बता दूंगा, वो आते थे, ये उनको 50 रुपये देता था, क्योंकि जो जेलर होता है उसके पास इनका सारा अकाउंट रहता है। तो फिर हम पैसे निकाल के उनको देते थे। इसकी जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग होती थी वो उसको रिपोर्ट करते थे। अच्छा। तो इसको अपनी न्यूज़ में रहने की तो आदत थी। जो आपने बिकनी किलर की बात कही है,
ये इसका अपोजिट सेक्स के लिए इसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। उस टाइम पे जब ये था तो उस टाइम पे क्या था कि कोई भी किसी को मिल सकता था। आजकल तो बड़ी स्क्रूटनी होती है तब मिलने देते हैं, उस टाइम पे कोई किसी से मिल सकता था। इसको ज़्यादातर मिलने वाले औरतें आती थी, कोई जर्नलिस्ट, बड़ी जर्नलिस्ट थी, कोई कॉलेज की प्रोफेसर थी, कोई डॉक्टर थे, कोई वकील थे, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग इसको मिलने आते थे। और ये इतना अपोजिट सेक्स का सावी था कि जब भी इसका वो मिलने आते थे तो ये पैंट कोट और अपना टाई वगैरह भी लगा के ये उनको मिलता अच्छा। था। जेंट्स जब मिलने आते थे तो इसका इतना वो शोषा नहीं होता था। तो इसकी कई लेटर भी हमने पकड़े जिसमें कि बड़ी सेक्सी बातें लिखी हुई थी इसने लड़की को, और वो जो है तो क्योंकि हमें कोई भी लेटर अगर कोई प्रिजनर अगर कोई लेटर लिख रहा है बाहर या बाहर से कोई आ रहा है तो जो भी लिख रहा है तो उसको हमें स्क्रीनिंग करनी होती है। अगर उसमें कोई ऐसे पार्ट होते हैं जो कि देश की सिक्योरिटी या जेल की सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है तो उसको हम इरेज कर देते हैं या वो लेटर वो देते नहीं है। तो इसके बहुत सारे लेटर जो हम पढ़ते थे जिसमें कि ऑब्सीन भाषा वगैरह लिखी होती थी। तो इसको बिकनी किलर इसका नाम इसलिए दिया था कि इसका मेन पहले ऑपरेशन होता था गोवा में। बाई चांस गोवा के जो एसपी होते थे उस टाइम पे वो हमारे आईजी बन के यहाँ पे आ गए। तो उन्होंने बताया कि उन दिनों में काफ़ी सारी फॉरेनर्स की लाशें जो हैं वहाँ गोवा में बीच के किनारे मिलती थी। कई तो बिल्कुल सीडेटिव उसमें होते थे, नशे में पड़ी होती थी, नंगी लाशें होती थी, नंगी बॉडी पड़ी होती थी, और कई लाशें मिलती थी नंगी। तो इसका ये होता था कि फॉरेनर्स को जो है खासकर यूरोपियन जो बाहर लड़कियां आती थी यहाँ पे गोवा में उनसे दोस्ती करता था, फिर डिनर पे बुलाता था। और इसका बोलने का ढंग इतना इम्प्रेसिव था, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ अगर वो आपसे बात करता आप भी उसकी एक बार बात करने में आप उसके दीवाने हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो बात करता था और ख़ासकर लड़कियों से बहुत ही अच्छे तरीके से वो बात करता था। तो इसने यूरोपियन जो उनसे दोस्ती करता था फिर उनको डिनर पे बुलाता था। तो डिनर पे बुला के वो फिर अपना उनको सीडेटिव को वो करके पहला इसका काम होता था उनको लूटना, उनके पैसे जेवर्स वगैरह कोई है तो उसको लूटना। दूसरा होता था रेप करना, और कोई बहुत ज़्यादा लूट कर ली इसने तो ये मार तक देता था। इसके ऊपर 2 या 3 मर्डर के केस भी थे वहाँ पे। तो क्या मनोरोगी था, क्या था मतलब? क्योंकि इतना एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतना था कि वकीलों से कांटेक्ट रहता था, बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, और दूसरी तरफ ये वाला रूप, तो क्या मतलब मनोरोगी हैं या क्या इस तरह के और मनोरोगी देखे आपने अपने देखिए कई लोग होते हैं जिनको कि अपनी नेगेटिविटी के ऊपर उनको अपनी नेगेटिविटी के ऊपर इतना ज़्यादा एक फेथ होती है कि उनको पता है अपनी नेगेटिविटी से वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। अच्छा। तो उसका वही था एक कई लोग कहते थे वो सुपर कॉनमैन था, डॉन था, अब कुछ भी उसको डिफरेंट नाम से जो है आप उसको कह सकते हो। पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि देखें क्या होता है, अब प्रिजन रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। प्रिजन रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि आप ये मत देखो कि वो किस केस में जेल में आया, अफजल गुरु किस केस में आया वो जेलर के कंसर्न का नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी के लिए उसके कंसर्न का है। मेन है आप उसकी देखो अच्छी चीज़ें क्या है ताकि आपने उससे जो काम लेना है, जितनी देर जेल में रहेगा काम करेगा, आप उसकी लियाकत के हिसाब से उसको काम आप दे सको। अब चाल सोहरात बाहर क्या क्या करके है, हाँ ठीक है, सिक्योरिटी रीजन के लिए वो ठीक है, उसको आपने वो देखना है। पर आपको पता है कि ये बहुत अच्छी पेटिशनें बना लेता है, बहुत अच्छे लेख लिख सकता है, अगले ने किताबें अपनी लिखी हुई थी कई। तो इसीलिए आप उसको आप पेटिशनें बनाने का काम दे सकते हैं या टाइपराइटर दे सकते हैं, जो ये लीगल एड में वो रोज़ आ सकता है, तो आप ये काम करवा सकते हैं। तो जब मैंने जेल सर्विस ज्वाइन की थी तो मैं तो नया नया LLB करके आया था दिल्ली से, तो मुझे कोई लॉ वगैरह का ज्ञान तो था, जो हमने कॉलेज में पढ़ा वो वाला ज्ञान था, पर इन प्रैक्टिस तो मेरा कोई भी नहीं था, इसका ज्ञान कुछ भी नहीं था।
शुरू में आया, पहले शुरू में तो इसने दर्शन दिए और मेरा अच्छा काम ज्वाइनिंग वगैरह लेटर जो मैंने करना था ये, क्योंकि टाइप वगैरह का काम हमारे यहाँ जेलों में टाइपिंग का ज़्यादातर काम खासकर उस टाइम पे ये प्रिजनर ही करते थे। इवन आईजी के टाइपिस्ट और दूसरे भी टाइपिस्ट होते थे प्रिजनर ही करते थे, क्योंकि जो सरकारी टाइपिस्ट होता था वो एक हिंदी का टाइपिस्ट दिया हुआ था एसपी को, तो इंग्लिश में लेटर बनते थे, तो इसलिए जो है वो प्रिजनर ही टाइप करके देते। तो मेरा भी जैसे मैं ज्वाइनिंग लेटर लेने की अपना ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर मैंने टेकन ऑन स्ट्रेंथ वाला लेटर लेना था, उसमें इसने मेरी हेल्प की। मैं तो इसको ऑफिसर ही समझ रहा था कि ये कोई जेल का ऑफिसर है, क्योंकि देखिए क्या है कि हम जो बॉलीवुड मिस रिप्रेजेंट बहुत ज़्यादा करता है। मेरी जो एक धारणा बनी हुई थी कि कैदी जो होते हैं बड़े लंबे चौड़े होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, बड़ा घूर के देखते हैं और पत्थर तोड़ रहे होते हैं। सारी फिल्मों के अंदर बड़े मैदान में पत्थर ही तोड़ रहे होते हैं। ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो ये मेरी धारणा थी। पर जब मैं जेल के अंदर गया टोटली अलग धारणा हुई, वो एकदम धाराशाह हो गई। मैंने देखा कि हमारे से ज़्यादा सिविलाइज जो है वो कैदी हैं। वो आपसे बात करेंगे, पहले आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहेंगे, इतने पॉलिश वे में बोलेंगे जितना कि हम आप शायद नहीं बोलते होंगे। उसके बाद सर आप बैठें, आप चाय लेंगे, ये लेंगे, इतने प्यार से आपसे वो बात करते हैं। तो सबसे पहली धारणा तो मेरी वो टूटी। उसके बाद जो है जब मैंने जो जितना ज़्यादा मैंने देखा है कि एक पॉलिश्ड क्रिमिनल होता था, जो बाहर जिसका नाम जिनको हम देखते थे, अखबारों में फोटोएं आती, उन दिनों में टीवी तो इतना होता नहीं था, अखबारों में फोटोएं आती थी, उनको अपने सामने देख के और अपने आगे इतना वो देखा कि इतना झुक के बात कर रहा है, तो आपको लगा वाकई यार आप तो एक अलग ही एक प्लेनेट पे आ गए हो। तो मैंने देखा है कि जो जितना बड़ा बदमाश होता है उतना बड़ा जेल में डिसिप्लिन होता है। जो टुच्चा होगा वो तो ये उल्टी सीधी हरकतें करता रहेगा। तो जेल की जो धारणा थी, मैं जो बॉलीवुड में देखी थी, टोटल अपोजिट धारणा थी। दूसरा था, स्टाफ को दिखाते हैं कि जेलर जो है, जेलर क्या हो गया, वो सारा लॉ एंड ऑर्डर है, बड़ा एट्रोसिटीज़ कर रहा है। हम जब हमारे ग्रुप में जितने सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, कोई लॉयर था, कोई इंजीनियर था, तो हम लोग तो सोच नहीं सकते थे 3rd डिग्री का। तो नेचुरली एक सबसे बड़ा रिफॉर्मेटिव अप्रोच तो उनकी ये आ गई थी कि हमारे आने से पहले सारा स्टाफ जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी का होता था। इन लोगों को ये एक मिस इनको एक अपना एक मिस धारणा थी अपने बारे में कि जेल को जो है दिल्ली वाले चला ही नहीं सकते। आप लगाएं 80 से पहले सारा स्टाफ जो है बाहर का होता था। 80 में इन्होंने सोचा कि नहीं, दिल्ली के लड़के जो है इनको भी चांस देना चाहिए। तो सबसे पहला बैच हमारा था जिसमें कि हम दिल्ली से पढ़े हुए लोग यहाँ पे आए, और हम तो सोच भी नहीं सकते थे टॉर्चर के बारे में। कोई ट्रेनिंग नहीं थी हमें, कोई ट्रेनिंग नहीं थी हमें। जो मैं अगर अपना बताऊँ या अपने साथ वालों का बताऊँ जो कि काफ़ी नाम कमा के निकले हैं जेल से, कोई ट्रेनिंग नहीं हमें दी गई। हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिली वो लाइफ कन्विक्ट्स ने दी। चरणजीत होता था एक, और एक धुम्मी होता था। धुम्मी तो एक विलेज बैकग्राउंड का था, मर्डर के केस में याद है। एक चरणजीत था, वो अर्बन बैकग्राउंड का था, जो कि शहर में रहता था। इन्होंने हमें बताया कि वारंट क्या होते हैं। अच्छा। क्योंकि उससे पहले तो हमें वारंट के नाम से ही डर लगता था यार, वारंट क्या होता है। मतलब ब्लैक वारंट तो बहुत हमने पीएचडी कर ली तब पता लगा ब्लैक वारंट क्या होता है। तो मतलब जेल की सर्विस में पीएचडी कर ली। नहीं तो उससे पहले तो हमें वारंट वगैरह पता ही नहीं होता था। हमें तो वारंट के नाम से मेरे तो हाथ कांपते थे, या हमारे जितने साथ के थे उनके हाथ कांपते थे कि वारंट क्या होता है। इन्होंने हमें बताया, देखें ये कस्टडी वारंट है, ये प्रोडक्शन वारंट है, ये प्लेस ऑफ सेफ्टी वारंट है। ऐसे करके इन्होंने हमें हर एक वारंट को हैंडल करना सिखाया। और शुरू में तो बड़े हमारे हाथ कांपते थे वारंटों को देख। फिर इन्होंने बताया कैसे आप इसको सेफ कस्टडी रखते हैं। फिर आगे इन्होंने बताया कि आप जेल के अंदर जब जाते हैं अकेले मत जाओ, हमेशा किसी न किसी कैदी अपने उसको अंगरक्षक को साथ लेके जाओ। तो ये वाला हमारा रूटीन था, और धीरे धीरे हमने इसमें चेंज किया और इसको बदला। तो वो सवाल था, इवन सीरीज देख के तो ऐसा लगा कि चार्ल्स शोबराज ने नियुक्ति कराई आपकी।
नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, जैसे मैं वही मैं कह रहा हूँ, जो पहला इंप्रेशन उसमें आता है जो इम्प्रेशन आपने उन्होंने मुझे किया कि बताया। उसने नियुक्ति, क्योंकि हमें तो जो नियुक्ति की थी हाँ, वो तो एक दिल्ली गवर्नमेंट है, सही दिल्ली है, गवर्नमेंट भी क्या, आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह सेंट्रल लो, गवर्नमेंट है। जिन्होंने अपॉइंट किया था। तो उसके बाद जो ज्वाइनिंग लेटर मैंने दिया वो एसपी को देना होता था। हम्म, एसपी को ज्वाइनिंग लेटर दिया, मिस्टर बीएलवी जो होते थे उस टाइम हम्म, पे। तो उनको जब दिया तो मैंने जैसे आपको बताया कि गतिरोध था, कि वो कहते हैं दिल्ली वाले तो जेल चला ही नहीं सकते। हाँ, तो मैं जब गया तो मैं बड़ा पतला सा दिखता था, 56 किलो मेरा वेट होता था। तो कद 5 फुट 10 इंच 11 इंच। तो जब मैं गया, मेरे को ऊपर से नीचे देखा एसपी ने, हम्म, उसको लगा यार ये तो जेल चला ही नहीं सकता। हम्म, कहते क्यों आए हो? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरे को एएसपी सेलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, तो मैं ज्वाइनिंग के लिए देने आया हूँ। तो बाई चांस उससे पहले मैं रेलवे में नौकरी करता था। तो रेलवे का रिज़ाइन किया, तो रिज़ाइन करने के बाद 2 महीने का टाइम देना होता है। तो 2 महीने का नोटिस क्लियर करने के बाद फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। तो जब मैं आया तो कहने का नहीं ये तो आपका ऑफ़र लेटर तो बहुत पुराना है। मैंने कहा सर मैंने आपको कम्युनिकेट किया था, चिट्ठी भेजी थी, उस टाइम पे तो चिट्ठी होती थी जो आप भेजते थे और तो कुछ होता नहीं था। कहते नहीं हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली, आप बाहर वेट करो। तो इतने में मैंने देखा कि बैठा हूँ वहाँ बेवकूफ़ों की तरह। फिर दोबारा मैं उनके अंदर गया तो मुझे पता लगा कि उस टाइम पे जितने हमारे साथ जो भर्ती हुई थी, ज़्यादातर जो भर्ती थी वो किसी न किसी बड़े आदमी की अप्रोच भी साथ थी, पर मेरा तो कोई ऐसा था नहीं। फिर मैंने कहा चलो इनके आगे एक टेंट्रम जो फेंकते हैं। तो मैं गया उनको, तो मैंने भी जाके एक ऐसी अथॉरिटी का नाम लिया जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं था। खाली एनसीईआरटी की किताबों में देखा था, एक आरपी सिंगल का नाम लिखा होता था, वो आईएएस थे और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के वो सेक्रेटरी होते थे। हमारा गोत्र भी सिंगल हम कहते थे। तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल फिट रहेगा। मैंने जाके फिर एसपी को कहा सर आपको सिंगल साहब का फ़ोन आया था? तो कौन सिंगल? मैंने कहा सर वो आईएएस हैं और आजकल ही फलां जगह पे पोस्टेड है। कहते नहीं मुझे कुछ फ़ोन नहीं आया। तो उससे जो है ना थोड़ा मैंने उसको पैसिफाई कर दिया, थोड़ा सा उसको ये पता लग गया कि अगर मैं इनको ज़्यादा तंग करूँगा तो ये वहाँ से ऊपर से फ़ोन करवा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा बार वेट करो। फिर मैं बार वेट कर रहा था, तो उसमें थोड़ी देर में एक बंदा आया, कोट पैंट वगैरह उसने पहना हुआ, टाई भी शायद लगाई हुई थी। वो आया बिल्कुल जैसे ऑफिसर एंटर करते हैं, तो ऐसे उसने एंटर किया। क्योंकि मेरा जो प्रिजन के अंदर का एक जो एक इम्प्रेशन था वही था कि कैदी जो होते हैं बड़े बड़े मूँछों वाले होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। तो मैंने सोचा कोई ऑफिसर आ गया, क्योंकि मेरे को तो यही था जिसने कोट पैंट टाई लगाई हुई है तो वो ऑफिसर ही होगा। मैं उसको देख के खड़ा हो गया। तो इसने मेरी तरफ ध्यान दिया, तवज्जो दिया। मुझे कहने लगा आर यू न्यू? मैं कहा आई एम न्यू, आई हैव कम हेयर टू ज्वाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। तो देन ही टोल्ड मी इज ही क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स? मैं कहा या ही इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल, ही इज सेइंग दैट दे डोंट हैव एनी वैकेंसी फॉर दिस पोस्ट। ओके ओके, यू गिव मी यूर ऑफर लेटर। तो मैंने उनको ऑफर लेटर अपना दे दिया। तो कोई आप लगा लें थोड़ी सी देर बाद वो आ गए। उसमें वो ज्वाइनिंग लेटर मेरे से लेके, ज्वाइनिंग लेटर मैंने दिया और टेकन ऑन स्ट्रेंथ का लेटर मुझे मिल गया। तो उस मामले में उसने हेल्प की। भाई जब वो एक आम आदमी को हेल्प करता था, उनकी पेटिशन बनाता था, उसको पता था ये बंदा तो ऑफिसर है तो इसकी तो ज़रूर हेल्प करो। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ऐसी कुछ और कभी मतलब इतने लंबे 35 साल की जर्नी में तो कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से हैं, जैसे ये चौंकाने वाला किस्सा है, आम जनता के लिए तो बहुत है। तो ऐसी कुछ हुआ कि जिसको देख के आप भी चौंके हो यार, ये क्या, मतलब चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे हैरान करने वाला हो खुशी वाला हो? बहुत है, बहुत है, इतने किस्से हैं, इतने किस्से हैं। देखिए जो प्रिजनर्स होते हैं, आप ये मत समझो कि वो आपको जो है मतलब ऊपर से तो आपको ऐसे शो करेंगे कि वो आपसे उनसे बड़ा वेल विशर आपका कोई नहीं है। पर कुछ एक प्रिजनर होते हैं जो उससे ज़्यादा बड़े क्रुक्ड होते हैं। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की, मेरा सीधा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये था कि
सीधे रास्ते पे चलना है, सीधी बात बोलनी है और किसी 2-5 में पढ़ना नहीं। उन दिनों में मेरे को फैक्ट्री का इंचार्ज लगाया। हर एक जेल में एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे कैदी लोगों को आप काम देते हैं, उसकी एवज में वो उनका जो है टाइम भी कट जाता है और उनको वेजिस भी मिलते हैं और रेमिशन भी मिलती है। मुझे फैक्ट्री का इंचार्ज बनाया। तो जब फैक्ट्री में गया तो वहाँ पे काम कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो फैक्ट्री में क्या वैसे भी बनी है तो कारोबार का तो अच्छा लगता है काम करके। ये मेरे ख्याल 1982 था, मैंने ज्वाइन ही की थी, शुरुआत की बात। मैंने अखबार में पढ़ा, बड़ी बड़ी खबर आई हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया सुनील कुमार गुप्ता को कि उसमें किसी प्रिजनर ने ये लगाई है, उसकी वाइफ ने, उमा देवी नाम याद है मुझे, कि उसने, उमा देवी ने ये पिटीशन लगाई है कि उसके घर वाले को सुनील गुप्ता जी ने पीटा। अच्छा। पीटा और उनसे पैसे मांग रहे थे, पैसे ना देने में उसको पीटा और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। मैं एकदम हैरान कि आपका अपना ऑर्डरली, क्योंकि मैं नया नया था, आपका ऑर्डरली मेरे खिलाफ लगा रहा है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा मैंने तेरे को कब मारा है? कहता नहीं सर, बस घर वाली ने लगा दी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बेसिकली ये लगाने के पीछे भी मोटिव होता था, अगर आप ऐसी पिटीशन लगाओगे तो आपको बेल वगैरह एकदम मिल जाएगी। प्लस अखबारों में, मेरी तो अभी नया नया मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, अखबारों में जो डेली के दिल्ली के बड़े बड़े अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें आपका नाम आ रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया तो मेरे को भी जवाब देना था। वो कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े, तो मैंने जवाब देना है। जेल को अगर प्रिजनर्स ना चलाए ना, हमारे को चलाने में हेल्प ना करे, तो भाई साहब जेलर कब का अंदर आ जाए। जितने जेल के काम होते हैं, खाना बनाने से लेकर डिसिप्लिन मेंटेन करने, सारा लोग ये प्रिजनर्स की हेल्प हम लेते हैं। तो मैंने अपने हमारा जो चक्कर मुंशी होता था, तो वो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहा प्रिजनर होता है, और ऐसा होता है कि एक तरह का पूरी जेल वही चलाता है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तोती, इसने पिटीशन क्यों लगाई है? कहता सर आप बड़े सख्त हो ना, तो इसको ये था कि आप इसको रेमिशन वगैरह नहीं दोगे, तो इसीलिए इसने ये पिटीशन लगाई है। तो फिर मैंने कहा इसने ये पिटीशन लगाई, इसका जवाब बना। जवाब हमारे यहाँ प्रिजनर्स होते हैं मिनटों में बना देते हैं। अच्छा। जो चीज़ अगर बार आप सरकारी उससे वकील से बनवाओगे जो कई दिन लेगा, तो ये मिनटों में जवाब जो है बना देते हैं। तो उसने कहा मैं जवाब बनवा लाता हूँ। फिर उसने मुझे बताया सर ये जो अपने बाथरूम में नहा रहा था उसमें फिसला है। वो जब जेल के डॉक्टर के पास गया था, देखो डिफेंस उसने एकदम लेके आया क्या, जब जेल के डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने पूछा चोट कैसे लगी, तो उसने बताया था मैं बाथरूम में नहा रहा था तो उससे मैं फिसला हूँ, फिसलने से चोट लगी, उसका फ्रैक्चर हो गया था। वही चीज़ मेरे काम आई। वही मैंने जब कोर्ट को बताई तो कोर्ट ने नेचुरली उस चीज़ को डिसमिस करना ही था। पर आप देखिए कितना भयंकर प्रेशर में एक जेलर को रहना पड़ता है। प्रिजनर का क्या जाता है, वो तो आपके खिलाफ पिटीशन लगा देगा कि आप जेल में स्मैक बिकवाते हो। ऐसे ही एक और किस्सा हुआ है। एक प्रिजनर था, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, सुरेंद्र ग्रोवर। बड़ा तगड़ा फ्रॉड था वो, और मर्डर के केस में जेल में आया हुआ था। वो देखता ऐसे था हमें, मतलब वो लंबा चौड़ा कहता है, ऐसे दिखता था जैसे कि असली जेलर हुआ है, हम तो उसके आगे प्रिजनर है। उसने एक बार मेरे ऊपर पिटीशन लगाई कोर्ट में, क्योंकि जो प्रिजनर होते हैं ज़्यादातर इनकी पिटीशनें कोर्ट में लगती हैं। इनको जो हमारा शासन तंत्र है उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। भाई शासन तंत्र तो जो है जनरली वो फेवरेबल होते हैं अपने स्टाफ के, अपने स्टाफ को बचाना है। तो ये कोर्ट में लगाना इनकी फेवरेट हॉबी होती है। जितने ट्रबल क्रिएट होते हैं उनकी कोर्ट में लगाना जो है फेवरेट हॉबी होती है। उसने कोर्ट में लगाया कि सुनील गुप्ता जी जेल में चरस स्मैक वगैरह बिकवाते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं अपने टाइम पे मैंने करीब करीब 1000 केस जो है, कोई छोटा सा भी स्मैक की क्वांटिटी पकड़ी जाती थी ना, तो मैं एकदम केस दर्ज करवा देता था। उसके पीछे भी कारण था। क्या होता है प्रिजनर स्मैक वगैरह क्योंकि अंदर अच्छे रेट मिल जाते हैं, कई लोग पीने वाले होते हैं अपने लिए ले जाते हैं, कई लोग बेचने के लिए ज़्यादा ले जाते हैं।
हम सर्च ले रहे हैं, हमें पता लगा कि इसके पास जो है जेल में रुपए पैसे हैं, तो हम छापा मारते थे रुपए पैसे के लिए, निकल आती थी स्मैक। या हम छापा मारते थे मोबाइल के लिए, निकल आती थी स्मैक। तो अब आप क्या करोगे? तो ऐसे ही जब उसने मेरे ऊपर ये एप्लीकेशन लगाई कि मैं जेल में चरस स्मैक वगैरह बिकवाता हूँ, मुझे बहुत बहुत ही मतलब अफसोस हुआ कि कैसी जगह पे हम काम कर रहे हैं। ये बात है मेरे ख्याल 1986 की बात होगी। जो ट्रबल क्रिएटर प्रिजनर होते हैं, जो ऐसे काम खुद करते हैं, वो वाला काम जेलर के सिर पे मंड के, और उनको पता था ये सीधा शरीफ आदमी है। देखिए क्या होता है, जेल में दो तरह के जेलर होते हैं। एक जेलर तो वो होते हैं जो कास्ट के, बिरादरी के, या एक जिस रीजन में वो रहते हैं, जिस स्टेट के वो रहते हैं, उसके ऊपर अपने ग्रुप बना के चलते हैं। वो तो बड़े सक्सेसफुल होते हैं। वो एक ऑर्गेनाइज वे में जो है लूटते भी हैं, ऑर्गेनाइज वे में मारते भी हैं। उनके खिलाफ कोई पेटिशन नहीं लगाता। पर कोई एक नाक की सीध में चलने वाला बंदा होगा, उसके खिलाफ पेटिशन वगैरह बहुत लगे। उनको पता है कि इसने ना मारना है और हमारे खिलाफ क्या कर लेगा। हम सिक्योर हैं कि वो प्रिजनर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फूट डालो राज करो। अच्छा। वो प्रिजन स्टाफ में भी फूट डलवा देते हैं। उसको कहेंगे तेरे खिलाफ ये ऐसे कह रहा था, इसको कह देंगे तेरे खिलाफ वो कह रहा था, या उसको कहेंगे तेरे को पता है इसने उससे पैसे लिए हैं, उसकी जो अपोजिट पार्टी होगी। तो इस तरीके से फूट डालो राज करो की ये नीति करते हैं। तो मैं तो अकेला था ही, तो मैंने अपने 4-5 लोग लिए। मैंने कहा इसने मेरे खिलाफ पिटीशन क्यों लगाई? मैं बहुत सोचता रहा। फिर मैंने कहा चलो एक सर्च तो लें, ये हमारा पहला काम होता है सर्च करना। उसकी हमने जब सर्च की, उसकी सेल में एकदम उसके सिर के तकिए के नीचे, उसने तकिया भी रखा था जो नहीं रख सकते, और इतनी चेक बुक, इतने कंप्लेंट वगैरह डालता रहता था वो, इतनी वो उसके ढेर बना हुआ था उसकी सेल के अंदर। तो जैसे ही हमने देखो सर्च की शुरू की, 100 ग्राम स्मैक मिल गई। अच्छा। स्मैक जैसी चीज़ मिली। हमें स्मैक का तो पता नहीं होता था स्मैक है। ब्राउन पाउडर की वो लगी, बाद में जब हमने पुलिस से टेस्ट करवाया तो वो स्मैक ही थी। तो उसके ऊपर केस दर्ज हो गया। तो जैसे ही उसने मतलब मेरे खिलाफ पिटीशन लगाई, तो उसमें देखो क्या है कि आपको कितनी एडवर्स पब्लिसिटी मिल जाती है। अगर सुनील गुप्ता ना होता और वाकई में गलत काम करता होता, मैं उससे दब जाता। सही बात है। पर ये सुनील गुप्ता था, दबा नहीं। फिर उसके ऊपर केस दर्ज करवाया कि 100 ग्राम स्मैक मिली। पर जेल में मैंने करीब 1000 केस, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने दर्ज करवाए होंगे। छोटी भी स्मैक मिलती थी मैं दर्ज करवाता था। केस क्यों दर्ज करवाता था? एक तो लीगली ये रिक्वायर थी, और दूसरा क्या होता है, जो स्मैक एडिक्ट है उसको भाई साहब आप जब वापस घर पे जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, तो जो स्मैक एडिक्ट है उसने तो सारा घर अपने तो बेचने बेचने, पड़ोसी को भी बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देना, कुछ नहीं तो मैं छोड़ता, चाहता बर्तन था कि मांजने नहीं वो बचते। कम से कम जेल में रहे। हाँ, कम से कम एक सुधर लॉ एंड जाए। ऑर्डर जो एक सोसाइटी है उसमें तो बना रहे। सही बात है। अपने ऊपर लेके मैं, क्योंकि ऐसे गंदे लोगों को मेरे को जेल में कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने ऊपर वो लेके मैं केस दर्ज करवाता। सब लोग मेरे को कहते थे क्यों करता है यार, बार बार कोर्ट जाना पड़ता है, क्यों जेलर अच्छा लगता है बार बार कोर्ट में खड़ा है? तो मैं कहता नहीं यार, ये मेरी ड्यूटी है, मैं करने दो मुझे। तो उसने जब देखा कि उसके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि वो स्मैक का धंधा कर रहा था, तो उसने मेरे को कह दिया कि मैं वो करता हूँ। और देखो उसका फ़ायदा कैसे होता है, साइकोलॉजी क्या होती है। उसको फ़ायदा ये मिला, उसने कोर्ट के आगे सीधा कह दिया जी कि मेरे पर तो गलत केस, मैंने तो इनके ऊपर शिकायत की हुई थी, तो इसलिए केस बना दिया। अब बताओ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो छूट गया। पर यह है कि चलो जब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके ऊपर वो वाला केस लगा रहा 6 महीने 8 महीने साल वो जेल में रहा। अल्टीमेटली जितने भी केस दर्ज करवाए थे सब में कोर्ट सबसे पहला क्वेश्चन ये करती थी कि आप ये बताओ जेल के अंदर स्मैक चली कैसे गई, नंबर 1। नंबर 2 उनका क्वेश्चन होता था कि एनडीपीएस एक्ट में जो सेफ गार्ड्स हैं प्रिजनर की, पहले अपनी तलाशी दोगे, फिर प्रिजनर को कहोगे अगर है तो तू वो कर दे, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट वो, ताकि मिस यूज़ ना हो ये वाले प्रोविज़न। तो वो नहीं होते थे पूरे, क्योंकि हमें तो चांस रिकवरी होती थी, और चांस रिकवरी का एनडीपीएस एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं है, मेरे ख्याल अभी भी कोई प्रोविज़न नहीं है। तो उनको पता था ये छूटने ही है, तो सारे छूट गए। पर मैं केस जरूर दर्ज करवाता था। इसने उसी चीज़ का, जब मैंने इतने केस दर्ज करवाए हुए थे, कोर्ट को ये कन्विंस करने के लिए कि सुनील गुप्ता जी का किसी ड्रग लॉर्ड के साथ जो है इसका वो है, जो ये बना रहे हैं, तो उसने ये किया था। 1980-81 के आसपास आपने ज्वाइन किया था, और आज 2026 हो गया है, तकरीबन मतलब 45-46 साल का लंबा सफ़र है। इन सालों के अंदर
आपने तिहाड़ को कितना बदलते हुए देखा है, या अभी लगता है कि अभी भी जो आपके पास खबरें आती हैं कि बदला कुछ नहीं है, आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी चीज़ें वैसी की वैसी हैं? क्या बदलाव नज़र आ रहा है किसी तरह का? या मैं अभी कुछ किस्सों पे बात करूंगा इसके बाद में, तो उनके ऊपर मैं पूछूंगा कि क्या बदला है। तो देखिए, हाँ, जी रिफॉर्म का स्कोप तो हमेशा होता जी। है। रिफॉर्म तो जितनी आप करो उतनी कम है। हम्म, सबसे बड़ी बात तो ये बदली है, कानून बदला है। हम्म, पहले जो जब मैंने ज्वाइन किया था 81 में, हम्म, तब होता था सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ द प्रिजनर, दैट वाज द मेन टास्क ऑफ द जेलर। हम्म, बट नाउ रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन इन दी सोसाइटी, ये एडिशनल ये टास्क जो है additional जुड़ है। गया। ओके। ये हमारे कानून में आ गया। हम्म, तो एक तो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है। दूसरा, अगर मैं प्रिजन कंडीशंस की बात करूं, उन दिनों में जेल में पंखे नहीं होते थे। हम्म, क्यों नहीं होते थे? कि कोई बंदा सुसाइड कर लेगा। हम्म, पंखे लगवाने का काम जो है, हमारे बैच जब आया तो हम लोगों ने पंखे लगवाने का काम किया। हमने कहा कोई ऐसा सुसाइड वगैरह नहीं करेगा। लॉकअप में पंखे नहीं होते थे, जब कोर्ट वगैरह जाते थे तो वहाँ पंखे लगवाए। इनफैक्ट अब तो यहाँ तक हो गया कि आपने एसी टाइप जो होती है, एयर कूलिंग सिस्टम जो है लॉकअप में लग गया। राइट। मतलब आप देखो, जहाँ पंखे नहीं होते तो जहाँ एयर कूलिंग सिस्टम आ गया है। कई जेलों में भी एयर कूलिंग सिस्टम आ गया है कि वहाँ पे आपकी हवा फ्लो करती है। अब जैसे नई जेलें बनी है मंडोली में, पंखे नहीं, वहाँ पे एयर कूल सिस्टम है। एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है। दूसरा, जो प्रिजनर की कंडीशन होती थी उन दिनों में, क्या होता था, खासकर किसी को उम्र कैद हो गई, उसको इनडिस्क्रिमिनेट हैंडकफिंग और बार फेटर्स वगैरह लगा देते थे। उसके पीछे कारण क्या होता था कि ये बंदा खुद अपने आप को कुछ नुकसान कर सकता है या दूसरे को नुकसान कर सकता है, या सुसाइड कर सकता है, इसलिए उसको फेटर्स लगा दो, हैंडकफ्स लगा दो। इसके ऊपर काफ़ी सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, काफ़ी सारे सेफ गार्ड्स आए, जिससे कि ये वाली चीज़ काफ़ी हद तक जो है, मतलब आप लगा लें 90% तक जो है अब नहीं है। तीसरी चीज़ जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर। उन दिनों में सोलिटरी कन्फाइनमेंट में बहुत ज़्यादा रखा जाता, एकांतवास जिसको कहते हैं, कि आपने रख दिया, खाना भी उसको यूं फेंक रहे हो। अच्छा। तो एकांतवास कम हो गया। अब कोर्ट का सुपरविज़न है। हर एक जेल का इंचार्ज जो है, एक सेशन जज होता है जो जेल में विजिट करता है, अपनी रिपोर्ट देता है। तो इसलिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट है अभी भी काफ़ी है, पर उतनी नहीं जितनी उन दिनों में होती थी। फिर उन दिनों में क्या होता था, जो मेंटली डिरेंज्ड लोग होते थे, मेंटली सिक प्रिजनर जो होते थे, उनको भी जेल में रखा जाता था। वहाँ पे अगर आप उनकी सेल्स में जाते थे तो आप अभी पहुँचते नहीं, तो कई बार उठा उठा के उन्होंने फ्लश तोड़ा हुआ होता था, थाली वगैरह तोड़ के उसके हथियार बनाए होते, तो आपको गालियाँ निकालते थे। तो वो एक एडवांसमेंट हुई कि उन्होंने कहा ऐसे प्रिजनर्स को है अब मेंटल जो होम है, जो मेंटल हेल्थ के जो होम है वहाँ रखो। ये बदलाव आ गया। उसके अलावा सीसीटीवी लग गए। अब तो टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, जैमर्स लग गए, बहुत चीज़ें लग गई। तो ये बदलाव आया है। पर जो मैं देखता हूँ, जो करप्शन का लेवल है वो गिरता जा रहा है। हम जो चीज़ सोच नहीं सकते थे, जो प्रिजनर थोड़ा अच्छा लगता है, खासा लगता है, तो उससे पैसे की डिमांड होती है, जो कि मेरे को लोग बताते हैं और मैं उसमें कोशिश करता हूँ जितना कर सकूँ। पर जब किसी को पैसे का लालच भूत सिर पे चढ़ा हो तो आप उसका कोई इलाज नहीं है। जिस पोजीशन तो में ये बैठे करप्शन का लेवल जो है काफ़ी नीचे, मैं बढ़ तो रही है, उसको मैं नीचे लेवल कह रहा हूँ कि वो काफ़ी पिलफर होकर नीचे से ऊपर तक पूरा पहुँच गया। और जैसे ऑर्गेनाइज वे में करप्शन होती है, उस तरीके से करप्शन हो रही है। अच्छा, एक्सटॉर्शन पे तो सुप्रीम कोर्ट भी नाराज़ है। आपने बताया कि उस समय भी एक्सटॉर्शन चलता था, जेल में बैठे बैठे एक्सटॉर्ट करने वही पार्टी बुलाते थे। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि एक्सटॉर्शन में तो पूरा चल रहा है, पूरा धंधा ही चल रहा है, पूरा ही जेल से ही चल रहा है। देखिए, जेल में क्या है कि अगर आप किसी गैंगस्टर के पास मोबाइल फ़ोन आ गया तो वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए कोई भी गैंगस्टर आता है
उसको आपने रखा, उसकी सबसे पहली डिमांड जो है ये होती है गैंगस्टर की या पॉलिटिकल जो प्रिजनर या पैसे वाला प्रिजनर जो होता है। इवन तो जेल में ये पीसीओ लगे हुए हैं, हाँ हाँ। आप रोज़ घर में बात कर सकते हो, पर फिर भी जो वीआईपी कैटेगरी है उनको अपना फ़ोन चाहिए, जितना भी पैसा देना पड़े वो फ़ोन जो है उनको चाहिए चाहिए। मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ इसमें, लाइट वे में। क्या हुआ कि ये बात है 95-96 की, कि मुझे डीजी ने बुलाया, मेरे पीके गुप्ता जी थे। तो संडे का दिन था, तो संडे के दिन मैं मंदिर वगैरह जाता हूँ, तो मैं मंदिर में था, वहाँ मेरे को फ़ोन आया कि आपको बुला रहे हैं। तो मैं एकदम आया, मैंने कहा क्या बात आ गई। तो कहने लगे सुनील, खाली मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ, ये डीसीपी साहब हैं पुलिस के, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जेल के अंदर जो है फला बंदा जो है मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो तुम्हें सर्च लेनी है जाके। मैं ठीक है, मैं वो डीसीपी भी गए और साथ में हमने जेल स्टाफ लिया ऐसा कि जो विश्वास वाला हो, तो जाके किया। ड्रग किंग था, अभी भी ड्रग किंग है दिल्ली का, जिसकी हमने सर्च की थी। तो उसको हमने कहा कि तेरे पास मोबाइल है तो दे दे, हमारे से मेहनत क्यों करवा रहा है तू। कह नहीं सर, मैं तो कोई मोबाइल तो मैं कभी इस्तेमाल करता ही नहीं। फिर मुझे कहने लगा आयू खान साहब मेरे वकील हैं और वो तो आपकी इतनी तारीफ़ करते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल तारीफ़ करते होंगे, पर देख ले हमें सर्च ना करने पड़े, तू है तो दे दे। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर हमने जैसे अंदर जाने लगे, कह लगा नहीं सर रुको, अंदर नहीं जाओगे, क्योंकि मैंने होली कुरान रखी हुई है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, अंदर नहीं जाओगे आप। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे, अंदर नहीं जाओगे, तो अपना होली कुरान को जो अपना लेके बाहर आ जा, है ना। तो हमें कहे कि हम जूते उतार के अंदर जाएं, नहीं, तो उसको लेके बाहर आ जा, हम अपने आप कर लेंगे। तो वो बात हमारी मान गया, हम फिर अंदर गए, सब चीज़ देख लिया मैं, कहीं भी मोबाइल नहीं मिल रहा, क्योंकि मोबाइल हमारा टारगेट था कि मोबाइल इसके पास है। जब पुलिस के पास रिकॉर्डेड वो पड़ी है तो मोबाइल तो होगा ही उसके पास। तो नहीं मिला तो बड़ा वो हो रहा था कि हमारी चलो रेड जो बेकार गई, पर उसकी किस्मत उस दिन खराब थी। क्या हुआ कि तभी मोबाइल बजने की आवाज़ आ गई। मोबाइल बजने की आवाज़ आ गई तो हमने कहा यार मोबाइल बज कहाँ से रहा है ये। पहले हमने देखा कि हमारे पास किसी के पास तो नहीं, हमारे पास किसी के पास नहीं था, कोई जेल में जब जाते मोबाइल वगैरह बाहर रख के जाते हो, वो लगातार मोबाइल बजता जा रहा था। हमने सब जगह बिस्तरे वगैरह उसके जो भी सामान पड़ा था, किताबें वगैरह देखे, कहीं मोबाइल नहीं मिला। बहुत चक्कर में आ गए, मोबाइल बज ही जा रहा है और हमें मिल नहीं रहा। फिर जाके थोड़ा सा बहुत ध्यान से जब देखा तो उसकी जो टॉयलेट की सीट थी, मतलब देसी टॉयलेट की जो सीट थी, वो थोड़ा लग रहा था कि जैसे रखी हुई है, उसके बीच में और नीचे की जो सरफेस है उसमें स्पेस है थोड़ा सा। तो जैसे ही मैंने अपने सिपाही को कहा, मैंने कहा जरा इसको हिला के देखना, उसने हिलाया तो हिल गया। तो जैसे ही उसको उठाया ऊपर, सीट को निकाला बाहर, क्योंकि ये सीट बड़ी ख़तरनाक होती है। हमारे यहाँ 1976 में 13 कन्विक्टेड प्रिजनर जो भागे थे जेल से सुरंग लगा के, वो भी टॉयलेट की सीट के नीचे से निकल के भागे थे। टॉयलेट की सीट से उन्होंने सुरंग लगाई थी। तो इसको जैसे ही उठाया वो उठ गया। उसके नीचे देखा 2 मोबाइल, नए नए मोबाइल थे, वो पड़े हुए थे। फिर मैंने कहा भैया ये कहाँ से आ गए। कहने लगा सर आप मोबाइल लेके तो जा रहे हो, पर मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, अभी 1 घंटे में मोबाइल मेरे पास दोबारा आ जाएगा। मैं ठीक है, वो जो हमें दिख रहा है वो तो हमने अपना काम करना, तो अपना काम कर। कहते सर मैं मोबाइल के बगैर तो जेल में रह ही नहीं सकता। और वो एक ऐसा उद्यमी बंदा था, मेरे ख्याल 3 या 4 बार तो मोबाइल मैंने पकड़े होंगे उससे पास से। तो अड्डा तो पता लग गया, लेकिन वहीं पे है।
या हाँ अड्डे भी चेंज नहीं होते नहीं रहते थे? वो तो चेंज होता रहता है, अच्छा। वो तो हर बार नई नई जगह होती है कि मोबाइल उसने कहाँ रखना है, हर बार नई नई वो होती है। कहते सर आपने मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, 2 मोबाइल थे, तो मैं मोबाइल तो मेरे को 1 घंटे में मेरे पास आ जाएगा। तो बाद में फिर एक सिपाही को डिसमिस भी कर दिया था नौकरी से, हमें पता लगा कि उसने ला के दिए थे। तो इस तरीके के प्रिजनर होते हैं जिनको आपको टैकल करना पड़ता है। बहुत सारे प्रिजनर होते हैं जिनको कि आपका स्टाफ मिला हुआ होता है, आपका स्टाफ चाहता है कि जेलर को ह्यूमिलेट करें ताकि जेलर साहब जो है उस स्टाफ वाले से डर के रहें कि इस स्टाफ वाले की इतने बड़े गैंगस्टर के साथ जो है जान पहचान है। एक ऐसे ही वो हमारे स्टाफ वाले थे। तो मैं जेलर था, तो मैं जब पूछता था शाम के टाइम कि भैया नेगी को बुलाओ, कहाँ पे है वो, कहते सर वो एमएलए साहब के साथ बैठे हुए चाय पी रहे हैं। मैंने कहा एमएलए के साथ, मतलब वो मेरे पर धौंस दिखाने के लिए कि अगर तूने कोई एक्शन उसके ऊपर लिया तो एमएलए भी तेरे खिलाफ हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके का होता है, इस तरीके से ब्रॉबीट करते हैं ये जेलर को। पर सारे चैलेंज के बावजूद आपको जेल तो चलानी है। राइट। अच्छा, इतने सारे लोगों में गैंगस्टर हैं, धार्मिक वो धर्मगुरु टाइप भी आते होंगे कभी कभी, तो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। चंद्रा स्वामी रह के गए हैं और हाँ, दूसरे रह के गए हैं। तो या बिजनेसमैन हो गए, तो इनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल टैकल करना किसको होता है? गैंगस्टर इनमें से सबसे ज़्यादा टैकल मुश्किल कौन होता है? देखिए गैंगस्टर जो होता है ना, आपको पता होता है कि क्या चाल खेल सकता है वो, तो इसलिए आप वो सब चीज़ें चाल वगैरह आप आप उसको काबू कर लेते हो कि आपको पता है कि हथियार वगैरह हो सकता है, इसके बाद हथियार वगैरह की सर्च करते रहोगे सब कुछ। जो चीट होते हैं खासकर धर्मगुरु टाइप होते हैं, एक तो हमारी जनता जो है ऐसी धर्म भीरू है कि अगर कोई किसी को बोलने की कला अच्छी है, मैं तो कहता हूँ आप बड़े अच्छे धर्मगुरु बन सकते हो। आपकी अगर बोलने की कला अच्छी है तो आपके बीसियों लोग आपके पीछे हो जाएंगे। तो अगर आपकी बोलने की वो कला अच्छी है तो वो आपको भगवान का स्टेटस दे देंगे। ऐसे लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है कि हमारा प्रिजन स्टाफ भी जो है वो इनका पैर पकड़ने शुरू कर देता है। मैं अभी पीछे आसाराम जी ने तो खुद अपनी इंटरव्यू में कहा है कि बहुत सारा जेल स्टाफ है, शायद मैं जेल में इसीलिए गया हूँ कि उनको मैंने अपना चेला बनाना था। ऐसे ऐसे एक फ्रॉडस्टर है रामपाल, वो हिसार की जेल में है। उसका तो सुना है मैंने कि जेल स्टाफ भी और उसके बाहर रोज कई सौ लोग बैठे रहते हैं जेल के बाहर, जो कि उसको रामपाल को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया हुआ है। तो इन लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के ज़रा सी अफवाह बाहर फैल जाए कि कोई इनके ऊपर अटैक हुआ है या किसी प्रिजनर ने अटैक किया या जेल वालों ने अटैक किया, तो एकदम ये बड़े वायलेंट हो जाते हैं। तो इनको संभालने के लिए, और ये लोग सब हथकंडे अप्लाई करते हैं। इनको जेल के अंदर नशा चाहिए। अच्छा। तो नशे की चीज़ें जेल के अंदर या तो जो चेले चपटे जेल वाले या पुलिस वाले जो भी बने हुए हैं उनके थ्रू या किसी तरह के मिलने वाले के थ्रू ये अंदर वो करेंगे। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये चंद्रा स्वामी जैसे था, उसको कितने मिलने वाले आते थे, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन उस टाइम पे मिलने के लिए आते थे। अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, जब पॉलिटिशियन कह रहे हैं और उस टाइम पे कोई लिमिट भी नहीं होती थी विजिट्स की, तो हमें मिलवाना पड़ता था। तो सबसे बड़ी जो आपकी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है वो ऐसे धर्मगुरु और जो पॉलिटिशियन जो होते हैं, जो कि जिनकी पार्टी रूलिंग पार्टी उसमें है, इनमें बड़ी दिक्कत होती है आपको। सही बात है। अच्छा, इतने सालों के अंदर अगर हम बात करें तो तरह तरह की चीज़ें आपके पास आई हैं। गैंग वॉर का जिक्र तो आपके ब्लैक वारंट में भी है, और गैंग वॉर की अभी चर्चा अभी चलती रहती है। तो क्या गैंग वॉर अभी होती है उसी तरह से जा रही है या कुछ उसमें भी चेंज हुआ है? देखिए जब पुराने टाइम पे दिल्ली में गिने चुने गैंग होते थे। अब तो दिल्ली में मैं पढ़ रहा था, दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि 60-65 एक्टिव गैंग है। उन दिनों में गिने चुने 4-5 गैंग होते थे।
जैसे एक जस्सा उसका गैंग होता था, एक मंजीत का गैंग होता था, दोनों अपोजिट उसके थे, तो इनके आपस में जेल एक ही होती थी, तो आपस में इनके लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो जो गैंगस्टर जो जेल में आते हैं ये मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अपने अपोजिट गैंग वालों को अगर एक जेल में रख दिया, उस टाइम पे तो एक जेल होती थी, मजबूरी थी, तो उसमें वार्ड अलग रखने पड़ते थे। अब आपके पास 16 जेल हैं, तो आपको जैसे ही पता लगता है कि ये अपोजिट गैंग का है, या कई लोग मैनिपुलेट करके भी कह देते हैं कि हम होते अपोजिट गैंग के हैं, अपने आप को दिखा देते हैं कि हम इस गैंग के साथ हैं। हमको पूछने तो जाएंगे नहीं ये तेरा गैंग वो है या नहीं, तो फिर झगड़े वगैरह भी कर लेते हैं। तो ये ओपोजिट राइवलरी जो होती है ये होती रहती हैं। हमारे टाइम पे थोड़ी कम होती थी, अब बढ़ गई हैं, अब ज़्यादा हो गई, अब बढ़ गई हैं। बढ़ गई हैं। अच्छा, इसी तरह कई सारी आप चाहें तो क्या उसे मिथ कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, आपकी उसके अंदर ये भी है कि कास्ट बेस और धर्म बेस का क्या वहाँ पर इसी तरह का भी चलता है? हाँ, ये मैंने आपको बताया, हाँ। मैंने शुरुआत जी इसी से जी जी। की है कि क्या होता था, किसी टाइम पे पंचायतें वगैरह इतनी एक्टिव होती थी, पंच परमेश्वर करके ऐसे कई चीज़ होती थी, जिसमें कि क्राइम वगैरह खासकर विलेज बैकग्राउंड में तो क्राइम नहीं होता था। पर आज की डेट में क्राइम को रिस्पेक्टेबिलिटी मिल गई है, रिस्पेक्टेबिलिटी पंचायत से मिल गई है, रिस्पेक्टेबिलिटी धर्म से मिल गई है। उसका नतीजा है कि जो भी टेररिज्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ हाँ, जो भी आप टेररिज्म देखेंगे, इसका रूट काज ये होता है क्योंकि उनके धर्म वाले उनको जो है हीरो बना ये दे। हीरो बना रहे हैं और उनको फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं, उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। उसकी वजह से ये वाली सारी चीज़ें जो है बड़ी हैं पीछे। तो पिछले जिस तरह से अगर हम पूरे देश में भी देखें, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब धर्म के लेवल पे भी हम देखें तो ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। तो क्या जेलों के अंदर भी इसका इम्पैक्ट दिखता है? अच्छी बात है कि जेलों में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखता, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई बार तो ऐसा होता था, जैसे हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, तो हमने उनको इकट्ठा ही बैरक, एक हमारे पास रखने की जगह ही नहीं है, तो एक ही बैरक में उनको रख दिया। तो वहाँ पे बिल्कुल वो उल्टा दोस्त बन के बाहर निकलते थे, बाहर जाके भी राइट्स वगैरह कभी उनके लिए। जेल में आप देखें, कभी भी धर्म के नाम पे राइट्स नहीं हुए। अब जेल की स्थिति हुए हैं, एक दो बार हुए हैं, पर उनको हमने बड़े आराम से कंट्रोल कर लिया था। धर्म के नाम पे राइट्स नहीं हुए। गैंग बेस, कास्ट बेस, मतलब जनरली जो गैंगस्टर होते हैं किसी न किसी कास्ट के होते हैं, वो आपस में गैंग वार या कास्ट वार होता रहता है, बाकी धर्म के नाम पे बहुत कम होता है। अच्छा, इसी तरह आपकी इवन किताब में या सीरीज़ है उसके अंदर भी दबे छुपे तरीके से जिस चीज़ का जिक्र था, चाहे मालिश के नाम पे कह लीजिए क्या, लेकिन वहाँ रेप वेप टाइप के, सोडोमी टाइप के इस तरह के केस होते रहते हैं। हाँ, वो तो अभी भी होते हैं। अभी देखें भी क्या होते होता है, तो एक नेचुरल आपकी नीड है, खासकर अगर आपकी उम्र जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जुवेनाइल जेल में नहीं रख सकते। पहले जुवेनाइल भी आते थे। जुवेनाइल मीन्स जिसकी 18 साल से कम उम्र है, वो जेल पे नहीं आ सकता। जो यंग प्रिजनर होते हैं, आप देखें 18 से 25 साल या 18 से 30 साल, हमारी जो पॉपुलेशन आप लगा लें, 40% पॉपुलेशन 18 से 30 साल की है। अच्छा। ये ऑलमोस्ट वो रहता है, रेशो रहता है। अब इस उम्र में आप जब सर्दियों के दिन होते हैं या जब आप सो रहे हैं इकट्ठे, तो सोडोमी टाइप जो है बहुत होती है, पर कोई भी रिपोर्ट नहीं करता। रिपोर्ट क्यों नहीं करता? उनको पता है या तो पिटाई लगेगी या फिर केस दर्ज हो जाएगा, बदनामी होगी, ये होगा वो होगा, तो कोई या मिली भगत भी होती है, तो वो सोडोमी की रिपोर्ट नहीं होती। तो ये होती है, ये तो हमें पता था। एक बार किसी एनजीओ ने सर्वे किया, उन्होंने बताया है कि जो 18 से 21 साल के एडोलोसेंट जो बंदे हैं, इनमें 80% तक सोडोमी होती है। 80%? हाँ। तो जब ये हुआ तो हमने सोचा कुछ तो करना चाहिए इसके लिए। आँख भी बंद करके नहीं बैठ सकते जब आपके पास एक रिपोर्ट आ रही है एनजीओ की। तो उन दिनों में ना एड्स वगैरह काफ़ी वो फैला हुआ था। तो इवन कई गवर्नमेंट ऑफिसेज में उन्होंने कंडोम वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वहाँ पे। गवर्नमेंट के ऑफिसेज में कंडोम वगैरह उन दिनों में डिस्पेंस कर रहे थे, डिस्पेंसर लगाए हुए थे। तो हमने भी सोचा हम भी डिस्पेंसर लगा देते हैं।
तो हमने डिस्पेंसर लगा दिए। पर ये वाली चीज़ अखबारों में गई, अखबारों में आया कि जेल में, अब इसको आप हाँ। किसी तरीके से भी देख सकते हो। हमने तो था कि एड्स वगैरह ना हो, क्योंकि एड्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है अनसेफ सेक्स। तो उसको रोकने के लिए हमने कंडोम करवाए थे, पर किसी ने उसको PIL लगा दी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस चीज़ को स्टे कर दिया और फिर अल्टीमेटली क्रैश कर दिया हमारे जो डिसीजन था। तो ये होती है, क्योंकि इसमें कई सारी इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरियाँ बिठाई हैं। उसमें पता लगा कि जो बच्चे होते हैं छोटी उम्र के, उनको जो है, जो हमारा जेल स्टाफ है या पुलिस स्टाफ है, उनको वो यूज़ करते हैं और हैबिचुअल क्रिमिनल के पास उनको भेजते हैं इन ड्यू ऑफ मनी। ये रिपोर्टेड केस हैं इसके ऊपर हमारे। तो ये होता है, चाहे छुपे उसमें हो या फिर ओपन में हो, ये होता है। अच्छा, जो जेलर होते हैं मेल और फीमेल जेल के अलग अलग होते हैं, एक ही होते हैं? अलग अलग होता है। अलग अलग होते देखिए, हमारा जो प्रिजन एक्ट जी। है वो ये कहता है कि सबसे पहले जो सेग्रीगेशन होगा प्रिजनर्स का, पहला होगा जेंडर बेस्ड, हैं। ठीक है। दूसरा है उसकी क्लास बेस्ड, कन्विक्ट को आप अंडर 12 से अलग रखोगे। तीसरा वो कहता है कि यंग प्रिजनर को आप एडल्ट प्रिजनर से अलग रखोगे। ठीक है। चौथा वो कहता है हैबिचुअल प्रिजनर्स को आप कैजुअल प्रिजनर से अलग रखोगे। इस टाइप का उसमें Classification है। डिटेल दिया हुआ है। अब हमने जैसे एक बार सास बहू का वार्ड बना दिया था, तब उस टाइम पे जो है ये वाले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के और ये डॉरी के केस बहुत सारे आ रहे थे। तो हमने फिर तो किया, तो करीब 100 सास बहुएं, सास और ननंदे वो जेल में थी। तो ये टाइम टू टाइम मतलब जेलर जो है अपने हिसाब से क्लासीफाई करता रहता है, ताकि कोई एक किसी का भी जेल के ऊपर इविल इन्फ्लुएंस जो है दूसरे उसका ना पड़े। अच्छा, एक न्याय की धारणा है कानून के साथ जुड़ी हुई, और उसमें अदालत फैसला करती है, बाकी मशीनरी उसको लागू करवाती है, जेल के अंदर सुधार के लिए आते हैं ऑल दैट। लेकिन एक न्याय की धारणा अपने अंदर भी होती है, मतलब इंसानों के अंदर भी होती है। तो क्या अदालत के वो जब जेलर की बात करते हैं जेलों के अंदर, तो हमने कई बार ऐसे केस भी देखे हैं कि पता लगा कि कोई हीनियस क्राइम करा है, उसकी पिटाई कर दे रहे हैं, या उसके खिलाफ जेल जो बाकी लोग हैं वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तो क्या उस तरह की धारणा कैदियों के अंदर भी होती है? हाँ, कैदियों को देखें, जेल के अंदर भी क्या होता है कि जिसने मर्डर किया होता है वो तो अपने कॉलर खड़े करके चलता है। अच्छा, कॉलर खड़े करके चलता है। उसको होता है मैं कुत्ता बिल्ली मार के नहीं आया, मैं इंसान को मार के आया हूँ। तो इसलिए आप देखें, जो मर्डरर होते हैं ज़्यादातर जेल के जो सिक्योरिटी रिलेटेड काम होते हैं वही करते हैं। अच्छा। मुंशी नंबरदार वगैरह जो है ज़्यादातर यही होते हैं। इनकी तो बल्कि इनको कई स्टेटों में तो इनको पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस दिया हुआ है। जो जेल में जो जेल स्टाफ होता है उनके बराबर का स्टेटस दिया हुआ है इनको। ये तो चौड़े होके रहते हैं मर्डर वाले। दूसरे नंबर पे आप लगा लो ठग हो गए, चीट हो गए, तो वो अपना रंग बदलते रहते हैं मौसम के हिसाब से। चोर हो गए, मौसम के हिसाब से रंग बदलते रहते हैं। रेपिस्ट जो होते हैं इनको कोई भी अच्छा नहीं समझता, खासकर जो हमारे जो ये मर्डर वाले जो होते हैं वो भी कहते हैं हमारी बहनें बेटियां हैं। तो ये इतना गंदा, तो इनकी कई बार पिटाई लगने के वो हमें मिलती रहती थी वो। तो इसलिए ये लोग जो है रेपिस्ट जो होते तो थोड़ा दब के रहते थे जेल में। तो ऐसे निर्भया कांड वाला पहुंचा था, शायद उसकी पिटाई भी हुई थी। हाँ, उनकी बहुत पिटाई, बल्कि एक का तो उसने सो कॉल सुसाइड भी कर लिया था, जो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि सुसाइड नहीं मर्डर था वो। अच्छा, तो मतलब लोग इतने जो कैदी थे इतने गुस्सा थे उससे। हाँ, उस टाइम पे तो एक निर्भया वाले बहुत ज़्यादा उसमें चला था। बहुत ज़्यादा एक अलग सी वेव चल रही थी उनके खिलाफ। ऐसी मैंने वेव देखी थी जब रंगा बिल्ला को जेल में लाया गया था, तब भी ऐसी वेव थी। जब संजय और गीता चोपड़ा जो है उनको उनका मर्डर में ये आए थे, तब भी ऐसी वेव थी। तो देखें, जेलर का काम है कि जो डेफिनेशन है, आपको अजीब लगेगी डेफिनेशन, जो हमारी डेफिनेशन है जेलर की, जेलर इज द होस्ट एंड प्रिजनर इज द गेस्ट। अच्छा। ये लीगल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो
जब एक बार आपके पास जो क्राइम किया हुआ उसकी कोर्ट देखेगी, उसको सजा देनी है। यार आप तो उसको ठीक तरीके से रखो। जो उसके सबसे बड़ा रिफॉर्म यही है कि अगर आप उसको उसके राइट्स वगैरह प्रोटेक्ट कर रहे हो, कोई उसको बीटिंग नहीं कर रहा, कोई एक्सटॉर्शन नहीं कर रहा, जो उसके लीगल ड्यूज हैं वो उसको मिल रहे हैं, इंटरव्यू आप उनकी करवा रहे हो, तो ये चीज़ होती है। सबसे बड़ा रिफॉर्म यही है। तो आप कितना इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, कितना आप इसको, तो उतना जितना आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, मतलब उसके लिए जो जेलर जो है उसको उतना स्ट्रॉन्ग जेलर, उसको अच्छा जेलर कहा जाएगा जो इसको अपना इन्फोर्स कर पाता है कानून को। जो नहीं कर पाता तो वो फिर आपको पता ही करप्शन का लेवल उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे इतने साल आपने एज ए जेलर बिताए, लेकिन जब जेलर है तो जेलर के पास पूरी पावर नहीं होती है, उसको लिमिटेड पावर दी जाती है एग्जीक्यूट करने की। वो उतना एग्जीक्यूट करता है जितने पॉसिबिलिटी होती है। अगर पूरी पावर आपके पास हो तो आप क्या है जो जेलों में ना चेंज करना चाहेंगे? देखो, जेलों में जो चेंज करने का सबसे जो बड़ी बात है कि आपका काम है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी रखना। किसी प्रिजनर को आप मार पिटाई नहीं होगी। आप मार पिटाई कर सकते हो अपनी सेल्फ डिफेंस में, अगर उसने आपके ऊपर अटैक किया तो आप उसको अपनी सेल्फ डिफेंस में कर सकते हो। पर एक मार पिटाई करके रूल जो है आप करके जेल चला रहे हो, वो बिल्कुल भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ, हमने एक रूल बनाया, एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन पास की उस टाइम के आईजी प्रिजन ने, कि कोई किसी प्रिजनर की पिटाई नहीं करेगा। अगर किसी ने पिटाई की तो उस जेल स्टाफ के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जब हमने ये रूल पास किया तो हमारी ना एक संपर्क सभा होती है जिसमें कि आईजी प्रिजन जो है डायरेक्ट स्टाफ से, लोअर स्टाफ से बात करता है। तो हमारी संपर्क सभा हुई तो सबको पता था सुनील गुप्ता ने ये वाला रूल पास करवाया। सब मेरे खिलाफ भरे बैठे थे वहाँ पे। सीधा उसको डीजी प्रिजन को कहते हैं, हम जेल नहीं चला सकते, आप जेल सुनील गुप्ता से चलवा लो, हम जेल नहीं चला सकते, क्योंकि बिना मार पिटाई के तो जेल चल नहीं सकती। मतलब सीधा ऐसे कर, बिना मार पिटाई के तो जेल चल नहीं सकती। फिर डीजी ने कहा कि आप ये ओपन में कह सकते हो कि बिना मार पिटाई के आप जेल नहीं चला सकते, ताकि मैं फिर देखता हूँ कि कौन ऐसे कहते हैं हाँ जी, बिना मार पिटाई के जेल चला ही नहीं सकते। फिर हमारे एक और ऑफिसर ने कहा, आप ये बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि आप मार पिटाई करते किसकी हो। आज तक एक केस भी बता दो कि आपने मार पिटाई किसी गैंगस्टर के साथ की है या किसी ये नेता के साथ की है। एक केस भी बता दो। आप मार पिटाई किससे करते हो? पैसे वाले से, उसके लिए रीज़न बड़ा ऑब्वियस होता है। या आप मार पिटाई करते हो गरीब उसके साथ, अपनी एक सैडिस्टिक प्लेयर को जो है बाहर निकालने के लिए। तो जब जब उनको कन्विंस किया तो वो कन्विंस हो गए वाकई मार पिटाई जो है नहीं होनी चाहिए। तो मैं दूसरा तो ये करूँगा कि मार पिटाई जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन, या जो चीज़ें प्रोहिबिटेड चीज़ें अंदर लेके जाते हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन। और फिर जो है अगर आपने ये वाली चीज़ों पे अगर आपने कर लिया तो आप देखो आपकी जेल की व्यवस्था काफ़ी हद तक जो है ठीक हो जाएगी। वैसे भी मैं देखता हूँ आपको कि अंडर प्रिविलेज जो कैदी हैं, मतलब उनके लिए एक पेन आपके मन में मुझे दिखाई देता है कि जो फंसे हुए हैं, कई तो ऐसे जिनका नंबर ही नहीं आ रहा, सालों साल सुनवाई नहीं हो रही, निकलेंगे तो जेल बाद में जब सुनवाई होगी, सुनवाई तक ही नहीं हो रही तो निकलेंगे कहाँ से? इसके ऊपर ना मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि हमने जब जेल में एनजीओ सिस्टम शुरू किया तो हमने देखा खाली एक धर्म के लोग जो है लोग आगे बढ़ के आ रहे थे, बाकी धर्मों के लोग आ ही नहीं रहे थे, खाली एक धर्म के लोग। जब उसको डिटेल में गए कि खाली एक धर्म के लोग हैं, तो उनकी किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप मेरी सेवा करोगे तो मैं आपके साथ रहूँगा। आप अगर जो जेल में प्रिजनर हैं आप उनकी सेवा करोगे, जो दलित हैं उनकी सेवा करोगे,
तो मैं आपके साथ रहूँ, मतलब भगवान आपके साथ रहेगा। तो इसी उससे एक विशेष धर्म के लोग अभी भी, आप जेलों में अगर देखें ज़्यादातर एनजीओ जो है उसी धर्म के होते हैं। और मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि अगर जेल में कोई बंदा अंडर प्रिविलेज्ड है, अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो आपको वाकई पुण्य मिलेगा मिलेगा। मैं ये वाली बात अपने स्टाफ को भी कहता था कि देखो, आपके पास पाप और पुण्य कमाने का, आप जेल में जो नौकरी कर रहे हो, पाप और पुण्य कमाने का यहीं पे है। अगर आप पाप कमाना चाहते हो कमा लो पैसा, जितना भी कमाना है। पकड़े जाओगे तो फिर आगे हमने देखना है। और पुण्य कमाना है तो आप इनकी जो इनकी लीगल एंटरटेनमेंट है, आप इनकी जो है जितने भी आप कंपैशनेट इनके लिए हो सकते हो, खासकर गरीबों के लिए। पैसे वाला तो फैसिलिटी खरीद लेता है, सही बात। या और आगे आंखें दिखा के अपनी वो गैंगस्टर्स वगैरह ले लेते हैं। तो अगर आप गरीबों की अगर आप सुनेंगे, आपने कुछ अपनी जेब से नहीं देना, आप खाली रूल्स को फॉलो करो, उसके लिए कोई पिटाई ना करो, कोई जाति ना करो उसके ऊपर, तो रियली में आप पुण्य कमा सकते हो, अपना जीवन जो है सार्थक कर सकते हो। ये बात अभी भी कहता हूँ मैं, और तब भी कहता था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को समझेंगे कि जो कैदी हैं, कई बार वो उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो बेगुनाह भी निकले, क्योंकि अंडर ट्रायल है। तो उनके साथ न्याय हो, उनके साथ जो उनके कानूनी अधिकार हैं वो मिले। इसके लिए आप बहुत काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमसे आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक